जय हिंद दोस्तों, ओपन स्टडी गुरुकुल परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज एक बेहतरीन सा सेशन आप सभी लोगों के लिए कॉमन एरर्स का। आपको पता है एग्जाम टाइम है और एग्जाम हमारे बैक टू बैक लगे हुए हैं। सीजीएल एग्जाम है, उसके बाद सीएचएसएल है, फिर एमटीएस है, फिर बाकी के एग्जाम्स आएंगे। और जब एग्जाम टाइम चल रहा होता है तो वहाँ पर हम लोग स्ट्राइक मोड में तैयारी कर रहे होते हैं, यानी कि प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा आपका रोल प्ले करती है आपके एग्जामिनेशन में कि आप कैसा परफॉर्मेंस दे के आओगे। ठीक है, तो चलिए हम एक सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन में मैं एक अच्छा खासा क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको देने की पूरी कोशिश करूंगा। हालांकि इस स्लाइड में तो 500 क्वेश्चंस हैं, लेकिन आज के सेशन में मैं आपको कितने क्वेश्चंस कराता हूं देखते हैं। और सारे के सारे क्वेश्चंस पिछले एसएससी के 5 साल में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए उनका कलेक्शन है मेरे पास इस एक स्लाइड में। मेरे पास तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट इस एक स्लाइड में लगभग 500 क्वेश्चन का कलेक्शन है। ठीक है, तो चलो भाई, एक बेहतरीन सा सेशन है। आप लोग बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा और आपको कितना सीखने को मिला। ठीक है, और इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारी बुक्स की पीडीएफ और ई बुक्स मैंने शेयर कर रखी है ऑलरेडी, तो जाकर के आप टेलीग्राम चैनल दोनों में से जो भी ओपन स्टडी गुरुकुल टेलीग्राम चैनल है, एक इंग्लिश बाय अनिल जादव, ठीक है, ये टेलीग्राम पे जाकर के आप ई बुक्स वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ये प्रैक्टिस बुक जो है अपनी ब्रह्मास्त्र, इसका भी पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर कर रखा है। ठीक है, ये वाली, और क्लास नोट्स का भी पीडीएफ शेयर कर रखा है, तो जाकर के वहां से अपनी पीडीएफ और बाकी की 35 ई बुक्स और भी मैंने शेयर कर रखी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। टेलीग्राम पे जाओगे तो वहां पर पिंड एक मैसेज होगा, पिन कर रखा है मैंने, वहां पे क्लिक करके आप सारी पीडीएफ ले सकते हो। ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं बिना किसी फालतू बात के और समय बर्बाद किए। देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। वी हैड टू डिक्लाइन सेवरल ऑर्डर्स इन केस दैट द प्रोडक्शन वाज हेल्ड अप ड्यू टू लेबर स्ट्राइक। लेबर स्ट्राइक हो गई थी जिसकी वजह से बहुत सारे जो प्रोडक्शन था वो हमारा रुक गया, जिसकी वजह से बहुत सारे जो ऑर्डर्स थे वो हमें डिक्लाइन करने पड़े। लेकिन इस क्वेश्चन में गलती कहां पर है? देखो, मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्वेश्चंस के अंदर, क्योंकि आपको सिर्फ मुझे लॉजिक समझाना है और आगे बढ़ जाना है। क्योंकि उस तैयारी के लिए, बेसिक से चीजों को सीखने के लिए हमें सालों चाहिए, महीनों चाहिए कम से कम, और अभी हमारा एग्जाम बहुत पास में है। तो हम सीधे उसके पॉइंट पे अटैक करेंगे और सीधे आगे बढ़ जाएंगे। और आपको अगर चीज पता है तो आपको याद हो जाएगा, और नहीं पता है तो उसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, यहां पर एक कंजंक्शन यूज किया गया, इन केस। इन केस एक कंडीशनल वर्ड होता है, कंडीशनल कंजंक्शन होता है, इसकी यहां पर कोई जरूरत नहीं है। यहां पर आपको देखो, इन केस और दैट, ये पूरा ही हटाना पड़ेगा। यहां पे आपको बिकॉज लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा मेरे भाई? बिकॉज। क्यों? क्योंकि बिकॉज प्रोडक्शन वॉज हेल्ड अप ड्यू टू लेबर स्ट्राइक। लेबर स्ट्राइक के कारण जो प्रोडक्शन है वो रुक गया, इसकी वजह से, इसलिए हमें ऑर्डर्स कैंसिल करने पड़े, डिक्लाइन करने पड़े। इन केस का मतलब होता है अगर, यदि, अगर ऐसा होता है तो। यदि का, अगर का यहाँ पर कोई सेंस नहीं बन रहा है। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है मेरे दोस्त, यहां से मुझे लगता है इसका खुद का पेन हमें यूज करना पड़ेगा, इसको हटा देते हैं, थोड़ा हैंग कर रहा है, कोई बात नहीं। चलो भाई, ये लेते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आप बताओ। चलो, साइक्लोन इडाई किल्ड एट लीस्ट 175 पीपल इन जिम्बाब्वे एंड मोजाम्बिक ऑल्दो इट टोर अक्रॉस साउथर्न अफ्रीका। बताओ इसमें, ये मैं 2-3 बार तो वैसे भी सॉल्व करा चुका हूं, कई बार ये आपने देखा होगा मॉक टेस्ट वगैरह में, ये आ ही जाता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड है भाई, कोई ना कोई कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिलेगा ही आपको। तो इसमें आप लोग क्या बताओगे? बताओ, जो साइक्लोन इडाई है उसने मार दिया कम से कम 157 लोगों को, कहां पर? जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक में। ऑल्दो इट टोर अक्रॉस साउथर्न अफ्रीका। कौन बताएगा इसका सही जवाब? बताओ भाई। यहां पर आपके सामने फिर से वही चीज, जैसे ऑल्दो क्या है, ये भी तो कंजंक्शन है। यहां पर देखो, साइक्लोन इडाई ने कम से कम 157 लोगों को मार दिया, कहां पर? जगह बता दी। ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि। हालांकि इट टोर अक्रॉस साउथर्न अफ्रीका, जो साउथर्न अफ्रीका से होकर गुजरा था, नहीं। ऑल्दो का कोई सेंस यहां पे नहीं बनेगा, क्योंकि ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि, यद्यपि, इस तरह से। आपको यहां पर एज लगाना है, क्योंकि रिजल्ट आ रहा है, लोग मर रहे हैं, और कब? जब ये साउथर्न अफ्रीका से गुजरा। एज का मतलब हो जाएगा जब। यहां पर आपको देखो, एज लगाते हैं तो दूसरे क्लॉज में उसका रिजल्ट आता है कि अगर ऐसा हुआ तो इसका रिजल्ट क्या है, ये ऐसा हुआ तो इसका रिजल्ट क्या है, ये। यानी कि जब ये साउथर्न अफ्रीका से गुजरा, से होकर गुजरना, टीयर अक्रॉस का मतलब होता है से होकर गुजरना, तबाही मचाते हुए गुजरना। तो यहां पर ऑल्दो को हटा के आपको एज लगाना पड़ेगा। सी वाले पार्ट में गलती है, तो करेक्ट आंसर आपका सी हो गया। आगे बढ़ जाओ भैया अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन का आंसर बता दो मेरे दोस्त फटाफट से। सी गॉट 2 क्विक प्रमोशंस इन ऑर्डर दैट सी हैज गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। सेम सी चीज है, बिल्कुल सेम चीज है
कि भैया उसको 2 क्विक प्रमोशंस मिल गए, इन ऑर्डर दैट, कोई मतलब है इसका? बिकॉज रीजन बताना पड़ेगा भाई क्यों मिले, क्योंकि उसके पास एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है। तो यहाँ पे इन ऑर्डर दैट की जगह आपको बिकॉज यूज करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, तो आप यहाँ पे सी मार्क कर दो और आगे बढ़ जाओगे। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ। चलो बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। ड्यू टू द साइक्लोन इडाई, ये साइक्लोन इडाई से 3 क्वेश्चन बन गए यहाँ पे, है ना। Vast areas of land have been flooded, roads destroyed and communications disrupting in Zimbabwe, Mozambique। देखो यहाँ पर ये कह रहा है ड्यू टू का मतलब होता है के कारण। इस साइक्लोन इडाई जिसका नाम रखा गया था इडाई, इसके कारण बड़े एरियाज ऑफ लैंड हैव बीन फ्लडेड, वो क्या हो गए? देखो यहाँ पे जो हैव बीन है ये हेल्पिंग वर्ब है जो कि कॉमनली काम कर रही है, ठीक है, इस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के लिए, ठीक है। और फ्लडेड रोड्स मतलब रोड्स को डुबा दिया, एंड डेस्ट्रॉयड ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसके लिए भी ये काम कर रही है। अब इस वाली वर्ब का यहाँ पे देखो ऑप्शन दे ऑब्जेक्ट दे रखा है, इस वाली वर्ब का ऑब्जेक्ट ये रहा, डेस्ट्रॉयड एंड कम्युनिकेशंस, फ्लडेड रोड्स, डेस्ट्रॉयड एंड कम्युनिकेशंस, डिसरप्टिंग इन, देखो डिसरप्टिंग नहीं होगा यहाँ पे, डिसरप्टेड होगा। आपको पता है यहाँ पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल, यहाँ पे भी पास्ट पार्टिसिपल, तो यहाँ पर भी आपको पास्ट पार्टिसिपल यूज करना पड़ेगा। डिसरप्टिंग नहीं, डिसरप्टेड होगा। एंड कम्युनिकेशंस डिसरप्टेड, डिसरप्टेड यानी कि यहाँ पे इसको क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे डिसरप्टेड, अच्छा मैंने क्या उठा दिया, इसको मिटाना था, डिसरप्टेड, डिसरप्टेड होगा क्योंकि यहाँ पे ये वाली वर्ब, ये वाली वर्ब और ये वाली वर्ब, इन तीनों के लिए कॉमनली काम कर रही है हैव बीन हेल्पिंग वर्ब। एक ही हेल्पिंग वर्ब है और 3 मेन वर्ब है, और तीनों की सिमेट्री सेट करनी है, क्योंकि आईएनजी आता है यहाँ पे, अगर आईएनजी लगा दोगे तो एक्टिव वॉइस हो जाएगा, जबकि यहाँ पे पैसिव वॉइस बनाना है, क्योंकि सारी चीजें साइक्लोन इडाई के द्वारा बर्बाद की गई हैं, चाहे डिसरप्ट की गई हो, चाहे डिस्ट्रॉय की गई हो, चाहे फ्लड की गई हो। पैसिव वॉइस का सेंस जाएगा तो आप आईएनजी नहीं लगा सकते, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बन जाएगा आईएनजी लगा करके, तो ये आपका एक्टिव वॉइस में चला जाएगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, आईएनजी को हटा के V3 लगाना है, ठीक है। तो डिसरप्टिंग नहीं होगा, डिसरप्टेड होगा, ईडी लगाना है, बस बात खत्म। बी वाले पार्ट में गलती है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया भाई, बी हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। टोरेंटियल रेन्स मतलब तेज बारिश एंड विंड्स ऑफ अप टू 170 किलोमीटर पर आवर्स स्वेप्ट अवे रोड्स, रोड्स को एकदम साफ कर दिया, सपाचट कर दिया, एकदम क्लीन, हवा से उड़ा के। होम्स घरों को, एंड ब्रिजेस और पुलों को उड़ा दिया, एंड नॉकिंग, फिर से वही चीज देखो यहां पर आप देखोगे स्वेप्ट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट। उसके बाद यहां पे देखो जो भी रोड्स और घर थे सबको स्वेप्ट कर दिया, स्वेप्ट मतलब एकदम साफ कर दिया, हवा से उड़ा के ले गए। 170 किलोमीटर की स्पीड से हवा चल रही थी, वहां पर सेकंड फॉर्म लगी है। और उसके बाद यहां पर ये ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, ये भी ऑब्जेक्ट है आपका, ये भी ऑब्जेक्ट है उस स्वेप्ट वर्ब का। एंड के साथ दूसरी वर्ब यहां पे लगा दी है, जिसके लिए सब्जेक्ट एक ही काम कर जाएगा कॉमनली। तो यहां पर भी आपको, सॉरी ये वाली वर्ब नहीं है, वर्ब आपकी इधर है, नॉकिंग, ठीक है। एंड के बाद ये ब्रेजेस और होम्स, इन सबको तो जोड़ दिया इस वाले एंड ने, तो ये तो नाउन को कनेक्ट कर रहा है। ये वाला जो एंड है ये पूरे क्लॉज को कनेक्ट करेगा, यानी कि दूसरा क्लॉज है। यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, जब यहाँ पे सेकंड फॉर्म है तो नॉक्ड होना चाहिए। और नॉक्ड डाउन का मतलब क्या होता है, नॉक डाउन एक फ्रेजल वर्ब होती है, आप सभी को पता होना चाहिए। नॉक्ड डाउन का मतलब होता है किसी भी चीज को एकदम धराशायी कर देना। क्या कर देना, धराशायी कर देना, ठीक है। धराशायी करना मतलब पूरी तरह से ठप कर देना, ये होता है नॉक डाउन। तो यहाँ पे नॉकिंग डाउन नहीं होगा, नॉक डाउन पावर एंड कम्युनिकेशन लाइंस, जो भी पावर और कम्युनिकेशन लाइंस है सबको धराशायी कर दिया, ठीक है। तो सिमेट्री सेट करनी है, जब उधर सेकंड फॉर्म है, ऐसा नहीं है कि आधा पास्ट है तो पूरा पास्ट होगा। पास्ट का सेंस नहीं है, सेंस है कि आप जो कंजंक्शन यूज कर रहे हो वो एंड यूज कर रहे हो। एंड कंजंक्शन दोनों तरफ सेम कैटेगरी लेता है, यानी कि सेम वेटेज वाले वर्ड्स लेता है, तो दोनों तरफ सेम सेम, मतलब इसको सिमेट्रिक क्वेश्चन कहते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को, ठीक है। सिमेट्री आपको सेट करनी है, यहाँ पे नॉक्ड मतलब ईडी लगा दो, नॉकडाउन सेकंड फॉर्म, ठीक है। और ए वाले पार्ट में गलती हो जाएगी, करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। सी लॉस्ट अ बिग ऑर्डर फ्रॉम अ नॉन शोरूम इन केस ऑफ हर ओन केयरलेस, फिर से यहाँ पे वन इन केस लगा दिया। इन केस का मतलब होता है यदि, अगर, इस तरह का सेंस, लेकिन ये कह रहा है उसकी खुद की लापरवाही के कारण,
इसका सेंस क्या जा रहा है, उसकी खुद की लापरवाही के कारण उसने ऑर्डर जो है गवा दिया। तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ यूज होना चाहिए, ना कि इन केस ऑफ। बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण, बिकॉज ऑफ, ठीक है, के कारण। किसके कारण भैया, अपनी खुद की लापरवाही के कारण। तो यहाँ इन केस की जगह बिकॉज ऑफ करना है, इन केस ऑफ की जगह बिकॉज ऑफ करना है, के कारण। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, और बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण। साइक्लोन इडाई इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द वर्स्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन, नहीं होना चाहिए। वन ऑफ के बाद नाउन अगर काउंटेबल है तो प्लूरल आता है, और आगे अगर वर्ब लगानी है तो वर्ब सिंगुलर लगाते हैं। ये चीज बहुत ही कॉमन है, सबको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो वन ऑफ के बाद ट्रॉपिकल एडजेक्टिव है, साइक्लोन आपका नाउन हो जाएगा, तो इसको प्लूरल नाउन में यूज करना होता है, साइक्लोन्स हो जाएगा। कुछ लोग यहाँ पे साइक्लोन में एस लगा के ए ऑप्शन टिक कर देते हैं, लेकिन गलत हो जाएगा। ये वाला साइक्लोन अलग है, ये अलग है। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है, जो वन ऑफ के बाद लिखा हुआ है, ठीक है, जो वन ऑफ के बाद लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको एस लगाना है। आई बात समझ में, इधर लगा देते हैं, यहाँ पे लगा दिया ना तो आपका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका की क्या हो जाएगा भैया, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। द स्ट्रीट आर्टिस्ट सतीश मुंजल हैज बीन पेंटिंग दिस वॉल सिंस द पास्ट 1 वीक। अगर आपको कभी भी सिंस और फॉर लगाना हो तो उनमें क्या फर्क होता है, सिंस के बाद पॉइंट ऑफ टाइम आता है और फॉर के बाद ड्यूरेशन आता है। ड्यूरेशन का कैसे पता चलता है, अगर वो टाइम प्लूरल नंबर में बन सकता है, या आप चेक कर लो बना के, क्या वीक का प्लूरल बन जाएगा, वीक्स, हाँ बन सकता है। तो बन सकता है, फिर क्या दिक्कत है, बन सकता है, तो ये आपका ड्यूरेशन हो गया। ठीक है, जब ड्यूरेशन होगा तो आप फॉर लगाओगे, सिंस नहीं लगाओगे। तो जहां सिंस लगाए उसकी जगह फॉर लगा दो, वही पार्ट आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो गया। अब यहाँ से आपको छोटे छोटे पॉइंट्स सीखने को मिल रहे हैं। अगर आपको आते हैं, रिवीजन हो रहा है, प्रैक्टिस हो रही है, नहीं आते हैं तो आप सीख रहे हो, आते हैं तो आपकी चीजें और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी। क्लास के बाद पीडीएफ में यहाँ पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। ओपन स्टडी गुरुकुल टेलीग्राम चैनल है आपका, और इंग्लिश बाय अनिल जादव टेलीग्राम चैनल है आपका। आई नो द कोबलर which mends the shoes outside the gate of our colony. I know the cobbler, मैं उस कोबलर को जानता हूं जो मेंड करता है, यानी कि सुधारता है, ठीक करता है जूतों को हमारी कॉलोनी के बाहर। भाई विच किसके लिए आता है, नॉन लिविंग के लिए। कोबलर कौन होता है, मोची, जो कि लिविंग होता है, कॉमन नाउन है मोची, लिविंग नाउन है। डॉक्टर होता तो क्या होता है, यहाँ पे विच लगाते, हु लगाते। तो बहुत सिंपल सी बात है, लिविंग नाउन के लिए हु आता है, तो विच की जगह आपको हु करना है, दैट्स इट, सिंपल है, बहुत सिंपल है भाई। सी वाले पार्ट में गलती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे आंसर मार्क कर लो। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वी विल रेस्ट फॉर सम टाइम व्हेन वी विल रीच द टॉप। देखो 2 बार विल अगर इस तरह के सेंटेंसेस में आ रहा है तो गलत हो जाएगा। 2 बार मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कंडीशनल क्लॉज में यूज नहीं हो सकते, या कंडीशनल सेंटेंस में यूज नहीं हो सकते। यहाँ पर जो वैन है ये कंडीशन जनरेट कर रहा है कि जब हम वहां पर पहुंच जाएंगे तो हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट करेंगे, लेकिन पहले वहां पर पहुंचोगे तभी तो रेस्ट कर पाओगे, है ना। तो पहले वहां पर पहुंचो, पहुंचना कंडीशन है। वैन के बगल में जो भी आपका कंडीशनल क्लॉज बना हुआ है उसको आप सिंपल सेंटेंस में बनाओगे, और दूसरा वाला जो बनता है रिजल्टेड क्लॉज, वो आपका मॉडल वर्ब के साथ बनता है। तो यहाँ पर ये फ्यूचर वाला सेंटेंस है, तो इधर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना पड़ेगा, यानी कि सिर्फ रीच करना पड़ेगा। आप चाहो तो सिर्फ विल हटा के रीच को अकेला छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां से विल हटा दो, मतलब यही करना पड़ेगा। यहां से रीच हटाओ, ठीक है, सिर्फ विल को हटाना, रीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनी रहेगी। यहां से विल हटा दोगे तो जो आंसर होगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका बी होगा, क्योंकि जहां पर विल लगा है वो सुपरफिशियल सुपरफ्लुअस है। क्या है भैया, सुपरफिशियल का मतलब होता है बाहरी, और सुपरफ्लुअस का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। द रिवर यमुना हैज मैनी नॉन नेटिव स्पेसीज लाइक गोल्ड फिश दैट इज अफेक्टिंग इट्स इकोसिस्टम। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान। लॉजिकली अगर आप सोचते हो तो बहुत आसान है, सोचने वाली इसमें ज्यादा कुछ बात है नहीं। ये कह रहा है कि जो यमुना नदी है उसमें बहुत सारी नॉन नेटिव स्पेसीज हैं, जैसे कि गोल्ड फिश, ये नेटिव है ही नहीं, बाहर की है। जैसे कि गोल्ड फिश, दैट इज अफेक्टिंग, दैट इज अफेक्टिंग मतलब जो अफेक्ट कर रही हैं इट्स इकोसिस्टम, किसके इकोसिस्टम को, गंगा के। तो यहाँ पे जो दैट के बाद इज आ रहा है, ये किसके लिए आ रहा है भैया, दैट तो रिलेटिव प्रोनाउन है,
इसका एंटीसीडेंट कौन है? लाइक गोल्ड फिश नहीं, लाइक गोल्ड फिश तो प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट है। इसका जो असली एंटीसीडेंट है वो है नॉन नेटिव स्पेसीज, ये है एंटीसीडेंट। भैया एंटीसीडेंट पहचानना भी अपने आप में कला है। अगर आपने एंटीसीडेंट गलत पहचान लिया, क्योंकि हमने सीखा है कि हु विच दैट से जस्ट पहले वाला जो वर्ड होगा, अगर वो नाउन प्रोनाउन है, वैसे तो एडजेक्टिव को भी बहुत से लोग मान लेते हैं, लेकिन नाउन प्रोनाउन भी मारोगे तो यहाँ पे गोल्ड फिश भी नाउन है, इसके हिसाब से इज सही लग रहा है। लेकिन भाई इकोसिस्टम को सारी जो स्पेसीज हैं वो अफेक्ट कर रही हैं। लाइक गोल्ड फिश तो एक एग्जांपल दिया उन्होंने, यहाँ पे जो मेन नाउन है ये है नॉन नेटिव स्पेसीज, ये एंटीसीडेंट है, इसके हिसाब से वर्ब आएगी तो यहाँ पे आर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो दैट इज की जगह दैट आर अफेक्टिंग, जो अफेक्ट कर रही हैं इसके इकोसिस्टम को। ठीक है बाबू, तो यहाँ पे आर लगा दीजिए। बी सी वाले पार्ट में गलती है तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। लोधी कॉलोनी इन दिल्ली इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लेसेस इन द सिटी दैट इज क्राउडेड एंड नॉइजी। बताओ भाई कौन बता रहा है इसका आंसर? आप बहुत ही सिंपली आप क्वेश्चन को देखो, सारे क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल 2019, 20, 21, 22 सब इसी तरह से मैंने लाइन में लगा रखे हैं। अब कहाँ तक पहुँचते देखते हैं। सबसे पहले तो हम जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके अंदर के कॉन्सेप्ट को हम बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करेंगे, ठीक है, क्योंकि वही आगे काम आएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन में कुछ भी आ रहा है। कॉन्सेप्ट को अगर आपने बेसिकली समझ लिया, अगर आप 50 क्वेश्चन भी कर लेते हो ना, तो 50 क्वेश्चन से भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, सो आपने देखा लोधी कॉलोनी दिल्ली के अंदर एक बहुत मतलब इज़ वेरी डिफरेंट, मतलब वो बिल्कुल डिफरेंट है फ्रॉम अदर प्लेसेस, बाकी के प्लेसेस से। इन द सिटी दैट फिर से रिलेटेड प्रोनाउन, इन द सिटी एडवर्ब है, एडवर्बियल फ्रेज है, और दैट का एंटीसेंट हो जाएगा प्लेसेस। अब इसके हिसाब से जो वर्ब आएगी वो यहाँ पर आर क्राउडेड एंड नॉइजी, तो यहाँ पे आर लगाना इज की जगह। बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो क्राउडेड और नॉइजी है ना, वो किसके लिए आ रहा है? प्लेसेस के लिए। बाकी जो प्लेसेस हैं जो क्राउडेड और नॉइजी उन सबसे डिफरेंट है कौन? लोधी कॉलोनी। तो यहाँ पे जो इज है उसकी जगह आर लगाना है। अब बहुत से लोग यहाँ इज की जगह आर लगा देंगे, गलत हो जाएगा। दैट के बाद जो इज है इसको हटा के आर लगाना है। तो भाई सही जगह सही ऑप्शन में आपको गलती टिक करनी है, ठीक है ना। तो आपका डी वाले पार्ट में गलती है, तो करेक्ट आंसर डी होगा। अगला बताओ भैया नेक्स्ट। सी फॉरगॉट लॉक द डोर। भाई जब भी कोई काम आपका पर्पस शो करता है वहां पे 2+V1 यूज करते हैं। भाई वो भूल गई, क्या करना भूल गई? फॉरगॉट के बाद आपको क्या करना है? देखो फॉरगॉट के बाद आपको क्या करना है, क्या भूली है वो भूल गई है, क्या करना? लॉक करना। लॉक करना किसको? डोर को। तो ये डोर जो है ना, ये आपका ऑब्जेक्ट है कि इसका इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको एक बात बता दूं। अगर आप कहोगे सर इसके पीछे लॉजिक नहीं समझ में आ रहा, मैं बता देता हूँ भाई। सिंपल सी बात है, आप एक बात बताओ, फॉरगॉट क्या है? मेन वर्ब। तो फिर लॉक क्या है? ये भी तो मेन वर्ब है। आप डायरेक्ट मेन वर्ब तो लगा नहीं सकते, गलती तो आपको पता चल गई। दो मेन वर्ब एक सब्जेक्ट के लिए कैसे आ सकती है? तो गलती आपको पता चल गई। अब लॉक को हटाना नहीं है, लॉक में जो मेन वर्ब है इसको हटा के आप इसको क्या कर दोगे? पर्पस दिखा दो, यहाँ पे 2+V1 कर दो, टू लॉक। बहुत सिंपल सी बात है, टू लॉक। सी फॉरगॉट टू लॉक, और वो दरवाजे को डोर जो दरवाजा उसको लॉक करना भूल गई। सी फॉरगॉट टू लॉक द डोर एंड सी वेंट आउट इन अ हरी, और वो बहुत जल्द में घर से बाहर निकल गई। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। दो मेन वर्ब एक साथ नहीं आ सकते, ठीक है। चलो ये बी है, ठीक है। आगे आ जाओ नेक्स्ट। ईच ऑफ द गर्ल्स हैव गिवन एन इम्प्रेसिव डांस परफॉर्मेंस। कितना प्यारा सवाल है, कितना आसान सवाल है। आप देखिए ईच और एवरी के साथ जब भी कोई भी नाउन लगा होगा, अगर ऑफ के बाद नाउन है, ईच के बाद तो प्लूरल आता है। ऑफ के बाद तो कोई भी नाउन हो अगर काउंटेबल है तो प्लूरल ही आएगा। लेकिन वर्ब तो ऑफ से पहले वाले वर्ड के हिसाब से आएगी। ये आपका प्रोनाउन है, कौन सा प्रोनाउन है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, जो कि सिंगुलर होते हैं। आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, बडी, वन, एनी, नन, ये सब सिंगुलर में यूज होते हैं। तो यहाँ पे आप वर्ब प्लूरल कैसे यूज कर सकते हो मेरे भाई? यहाँ पे आपको हैज लगाना चाहिए, बहुत सिंपल है। तो यहाँ हैव को हटाओ, हैज लगाओ, दैट्स इट, बात खत्म। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, द दून वैली विद ऑल इट्स लाइट्स लुक ब्यूटीफुल एट नाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन। बहुत सिंपल है, एक नाउन इधर लिखा है, एक नाउन इधर लिखा है, ध्यान से सुनो। एक नाउन इधर लिखा है, एक नाउन इधर लिखा है, एक नाउन इधर, एक नाउन इधर। बीच में कुछ इस तरह के वर्ड्स हैं जैसे विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, एज वेल एज, एंड नॉट, इन एडिशन टू, accompanied by, but, besides, like, unlike, even, of। इनके साथ ये सब प्रेपोजिशंस होती हैं, एक दो कंजंक्शन भी होते हैं। इनके साथ अगर दो नाउन्स जुड़े हैं तो पहले वाले नाउन के हिसाब से ही आगे वर्ब लगाते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा दून वैली तो सिंगुलर है, उसके बाद यहाँ विद लगा दिया, फिर ऑल इट्स लाइट्स,
क्या, ऑल इट्स लाइट्स, ये आपका प्लूरल है, हमें इसी के हिसाब से वर्ब लगा दी, गलत हो जाएगा, इसके हिसाब से आएगी नहीं, वर्ब आएगी इसके हिसाब से। वैली, वैली सिंगुलर है तो लुक की जगह लुक्स हो जाएगा सिंपली, तो जहां लुक लिखा हुआ है लुक्स हो जाएगा, लुक्स ब्यूटीफुल, क्या सुंदर दिखता है, वैली सुंदर दिखती है, ना कि उसकी लाइट्स, लाइट्स से जो वैली है वो सुंदर दिखती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द जापानीज आर्टिस्ट यो नागो वॉज बिजी स्प्लैशिंग द वॉल फ्रॉम कलर्स। बहुत बढ़िया, देखो यहाँ पर एक जापानीज आर्टिस्ट है जिनका नाम है नो नागो, वॉज बिजी, वो बिजी है क्या करने में, स्प्लैशिंग करने में वॉल को फ्रॉम कलर्स। अब देखो कलर्स से आपको सुनने में सही लग रहा है, कलर्स से स्प्लैश करने में क्या कर रहे हैं, वो बिजी हैं, कौन बिजी है भैया, यहाँ पे आर्टिस्ट का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो स्प्लैश आप किसी चीज, जैसे मैंने कहा कि मैं एक लेटर लिखने में बिजी हूं, किससे, पेन से, अगर मैं ऐसे कहूं कि मैं एक लेटर लिखने में बिजी हूं, किससे, पेन से, तो क्या लगाऊंगा, फ्रॉम पेन। आई एम बिजी टू राइट और राइटिंग, आई एम बिजी इन राइटिंग अ लेटर, फ्रॉम पेन लिखूंगा, नहीं ना, किससे, विद लिखूंगा, ऑब्वियसली क्या लगाऊंगा, विद लगाऊंगा। तो यहाँ पे कलर्स के पहले जो से के सेंस में फ्रॉम लगाते हैं, फ्रॉम हम यूज करते हैं सोर्स के लिए या कनेक्शन डिसकनेक्शन के लिए, जब आप कहीं किसी चीज को डिपार्च करते हो, डिसकनेक्ट करते हो तो फ्रॉम लगाते हैं। जैसे मैं जा रहा हूँ आगरा से मुंबई, तो आगरा से मैं निकल गया तो फ्रॉम टू कनेक्ट करते हैं तो टू, डिसकनेक्ट करते हैं तो फ्रॉम, या सोर्स के लिए आप फ्रॉम लगा सकते हैं। बट यहाँ पे कलर्स से, किसी चीज से अगर आप कोई चीज कर रहे हैं, किसी चीज के द्वारा कोई कर रहे हैं, तो वहां पे विद आपको यूज करना होता है, नॉन लिविंग में विद, और अगर लिविंग नाउन होता तो बाय, ठीक है। तो फ्रॉम को हटाओ, विद लगाओ, प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे फुर्ती में अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, इफ सो मैनी क्लोथ्स इफ सो मैनी कैचेस हैड नॉट बीन ड्रॉप्ड वी कुड हैव वॉन द मैच। अगर बहुत सारे मैच जो कैचेस जो है अगर नहीं छूटते तो हम मैच जीत जाते, जैसे कैच छूट जाता है। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, इफ वाला जो क्लॉज है, इफ वाला क्लॉज, अगर यहाँ पे देखो क्या लिखा है, हैड नॉट बीन ड्रॉप्ड, और आगे क्या लिखा हुआ है, कुड हैव प्लस V1। अगर आगे वाले क्लॉज में जो रिजल्टेड कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़े होंगे उसमें इफ वाला क्लॉज होता है कंडीशनल क्लॉज, एक होता है रिजल्टेड क्लॉज। रिजल्टेड क्लॉज में अगर वुड हैव प्लस V3 है, उसकी जगह कुड हैव, शुड हैव, माइट हैव प्लस V3 लगा है, तो इधर हैड प्लस V3 होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, हैड बीन प्लस V3, तो हैड नॉट ड्रॉप्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हैड नॉट ड्रॉप्ड होना चाहिए। बहुत सिंपल है, ठीक है। या फिर बीन भी लगा सकते हैं पैसिव वॉइस में। अच्छा हाँ, पैसिव वॉइस में बीन ही लगेगा क्योंकि यहाँ पे जो कैच है वो छूटेंगे, बीइंग नहीं हो सकता। अगर अब आपने बीइंग लगा दिया तो गलत हो जाएगा, ये एक्टिव वॉइस बन जाएगा, आपको नहीं बनानी। या तो पैसिव वॉइस बनेगा, अगर डूअर सब्जेक्ट होता तो हम बीन भी हटा देते। हैड प्लस V3 होगा एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V3 होगा, क्योंकि यहाँ पे जो कैचेस हैं वो छोड़ेंगे, किसी दूसरे के द्वारा छोड़े जाएंगे, ना कि वो खुद छोड़ेंगे। तो बस बीइंग को हटा के बीन लगाना सिंपली, ठीक है ना। तो बी वाले पार्ट में गलती होगी, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट डिस्प्यूट्स कैन बी सॉल्व्ड एमिकेबली अनलेस वन आर नॉट रिजल्ट। भाई वन के साथ आप आर कैसे लगा सकते, कितना बच्चों वाला सवाल पूछ लिया ना। वन के बाद कभी आर लगा सकते हो, है वन इज। अगर एक व्यक्ति थोड़ा कठोर ना हो तो सारी प्रॉब्लम्स यानी कि ज्यादातर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। तो आपको इज की जगह आर की जगह इज लगाना है वन के हिसाब से। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन द नॉर्थर्न suburbs of Bengaluru, home to bulk of the information technology industry, the water crisis is even worst. जो वाटर क्राइसिस है वो मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, मतलब और ज़्यादा ख़राब हो गई, ठीक है। अब आप यहाँ पे बताओ क्या होना चाहिए। देखो सेंसिबल क्वेश्चन है, लॉजिकल सवाल है, आप लॉजिक के साथ ही इसको सही कर पाओगे। आप चाहो कि इसमें कोई लॉजिक, कोई कॉन्सेप्ट लगा दो या कोई स्ट्रक्चर लगा दो या कोई तुक्का लगा दो, वो नहीं, समझने की कोशिश करना। ये कह रहा है इन द नॉर्थर्न सबर्ब्स ऑफ बेंगलुरु, बेंगलुरु के जो नॉर्थर्न सबर्ब्स है उस एरिया में, होम टू द बल्क ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, वहाँ पर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन बहुत सारी है बड़ी मात्रा में। द वाटर क्राइसिस इज इवन वर्स्ट। वर्स्ट क्या है, ये सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है
ये कह रहा है वाटर क्राइसिस इज इवन वर्स, वहां पर पानी की सुविधा भी बहुत बेकार हो चुकी है, मतलब और बाकी की चीजें तो है ही है, साथ के साथ पानी की देखो इवन अगर आपको कभी लगता है इवन, इवन का मतलब है कि यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री आनी चाहिए, और अगर एवर आता है एवर, क्योंकि एवर का मतलब है इसके अलावा और कुछ है ही नहीं, एवर हमेशा इसी चीज को शो करता है कि इसके अलावा कुछ नहीं है, तो एवर अगर आता है तो वहां पर आप लोग सुपरलेटिव डिग्री लगाते हो, लेकिन इवन का मतलब होता है भी, इवन का मतलब होता है भी, यानी कि वहां पानी की सुविधा भी खराब है, यानी कि और भी बहुत सारी चीजें हैं जो खराब है, लेकिन पानी की चीजें भी खराब है, तो वहां पर आपने बाकी की चीजों से पानी की जो प्रॉब्लम है उसको कंपेयर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर वर्स्ट तो आएगा ही नहीं, अगर वर्स्ट आएगा तो सुपरलेटिव डिग्री है, दा कहाँ है, और कितनी सारी चीजें हैं जिनमें से आपने एक चीज को बहुत ज्यादा सुपरलेटिव बना दिया, तो यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे कह रहा है पानी की जो प्रॉब्लम है, यानी कि वाटर क्राइसिस भी बेकार है वहाँ पे, तो भी का मतलब है कि इसके जैसी और भी प्रॉब्लम्स हैं, तो यहाँ पे जब एक से ज्यादा चीजें होती हैं पैरेलली तो वहां पर कंपैरेटिव डिग्री होती है, तो यहाँ पे वर्स्ट करना पड़ेगा, वर्स्ट नहीं करना पड़ेगा। बैड होती है आपकी पॉजिटिव डिग्री, वर्स्ट होती है आपकी कंपैरेटिव डिग्री, और वर्स्ट होती है आपकी सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है बाबू। हाँ, तो यहाँ पे वर्स्ट को हटा दो, सॉरी वर्स्ट को हटा दो और वर्स्ट लगा दो, बी वाले पार्ट में गलती, करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट, नो सूनर डिड ही सी द टाइगर वैन, नो सूनर क्या है, सून की कंपेयर डिग्री, और कंपेयर डिग्री के लिए कंजंक्शन क्या लगाते हो आप, देन, बहुत सी जगह आपको देन लिखा हुआ मिलेगा, इसको भी गलत करना, इसको भी। वैन और बिफोर कब लगाते हैं, जब हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, वेयरली, इस तरह के कंजंक्शन, इस तरह के वर्ड्स आते हैं, ठीक है। नो सूनर के साथ देन लगाओगे क्योंकि सूनर जो है वो सून की कंपेयर डिग्री है। बाकी नो सूनर से जब सेंटेंस की शुरुआत होती है तो वहां पे इन्वर्जन भी बनता है, इसका भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। इन्वर्जन में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखा जाता है, ये री सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब की फर्स्ट रो में, यहाँ पे भी गलती पूछ लेता है, वो 100 कर देगा या सीन कर देगा, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना। इस तरह का बहुत ही आसान सवाल होता है हालांकि, क्योंकि बहुत बार आप लोग पढ़ चुके हो, फिलहाल इसमें 3-4 जगह गलती पूछ सकता है, तो आपको हर चीज़ पे फोकस रखना है ना, वो कहीं पे भी सवाल पूछ सकता है आपका। ऑप्शन नंबर सी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाओ फुर्ती में। द मैच इज अबाउट टू बिगिन सिंस द कैप्टन एज वेल एज द टीम आर, यहाँ पे जो आर है वो किस किस के, देखो एज द टीम हो गया एक नाउन, तो ये हो गया, एज वेल एज से पहले एक नाउन ये हो गया, एक नाउन ये रहा और एक नाउन ये रहा, दोनों में से किसके हिसाब से वर्ब आती है भाई, एज वेल एज से पहले वाले, ये मेन आपका सब्जेक्ट है। एज वेल एज मैंने अभी बताया था, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, एज वेल एज, एंड नॉट, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड्स, लाइक, अनलाइक, एक्सेप्ट, इन सब के साथ जब दो नाउन जुड़े होंगे तो पहले वाले नाउन के हिसाब से वर्ब लगाओगे आप। तो यहाँ पे जो आर है वो किसके लिए आ रही, कैप्टन के लिए। कैप्टन कितने, एक, तो यहाँ पे आर को आप इज में बदल दो, आर ऑन द फील्ड, तो यहाँ पे आर ऑन द फील्ड नहीं, इज ऑन द फील्ड होगा, ठीक है भाई। ए वाले पार्ट में गलती है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। आई बात समझ में, आगे बढ़ जाओ। सुप्रिया आस्क्ड किरण, सुप्रिया ने किरण से पूछा दैट वेयर हैड हर मदर गॉन व्हेन द रिजल्ट, देखो यहाँ पे बीच में ना स्पेस थोड़ा सा आ गया, ये हर है, ये मदर है, ये गॉन है, ठीक है, हर मदर, थोड़ा सा देख लेना, एक साथ 3 वर्ड आ गए इसलिए मैं बता रहा हूँ, गॉन, ठीक है, ये बीच में स्पेस है, इसको खत्म कर लेना। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि सुप्रिया ने पूछा किससे भैया, किरण से, तो देखो WH वर्ड जब भी दो सेंटेंसेस के बीच में आते हैं तो वो खुद कंजंक्शन का काम कर लेते हैं, तो उससे पहले कोई कंजंक्शन नहीं लगाना होता। और दूसरी चीज यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब होती है ये सब्जेक्ट के बाद लिखी जाती है, तो यहाँ पे आपको हेड लगाना है। आई बात समझ में, और इत्तेफाक से ये तीनों चीजें एक ही में होनी चाहिए। यहाँ से हेड को हटाओ, हर मदर यानी कि ये पूरा सब्जेक्ट है भाई, अगर कंजंक्शन के साथ दो सेंटेंसेस जुड़े हैं तो बाद वाला जो सेंटेंस होता है वो असर्टिव में होना चाहिए, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर हेड होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब बाद में आएगी और यहाँ पे दैट को हटा देना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा मेरे भाई वो प्यारा सा सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, ओपन स्टडी गुरुकुल टेलीग्राम चैनल है, और इंग्लिश बाय अनिल जादव टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। यहाँ आपको इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है, बाकी तो इंस्टाग्राम भी लिखा हुआ है इधर। ऑन द वे ही वॉज बाइटेड ऑन हिज टो बाय अ पॉइजनस स्नेक, कौन बताएगा। ऑन द वे, रास्ते में, ही वॉज बाइटेड, बाइट, बिट और बाइटन, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो आपको ये बाइटेड कहां से मिल गया, ये तो हो ही, ये तो कोई वर्ब ही नहीं होती, यहाँ पे बाइटन होना चाहिए, पैसिव वॉइस है, उसको काट लिया गया एक पॉइजनस स्नेक के द्वारा, तो बाइटेड नहीं होता है, बाइटन होता है, ठीक है बाबू।
नेक्स्ट, there is not many rice left in the house so we must replenish our stock soon. बाबू ये देखो कि राइस जो है ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन से पहले आप मैनी नहीं लगा सकते, मच लगाओगे। अनकाउंटेबल नाउन से पहले मैनी नहीं आता है, मच आता है। तो जहां पर भी मैंने लिखा हो इसकी जगह मच करो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है बाबू, सी वाले पार्ट में गलती है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगर किसी को मेरे से ये शिकायत है कि सर हमको नहीं करने दे रहे, भैया वीडियो को पॉज कर लो, ये रिकॉर्डेड क्लास है, वीडियो को पॉज करके आप आराम से क्लास देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपको अगर आता है तो भी मैं बता रहा हूँ, नहीं आता तो भी मैं बता रहा हूँ, चुपचाप सुनते रहोगे तो भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको खुद से क्वेश्चन लगाने हैं तो वीडियो को पॉज कर लेना, नहीं तो पीपीटी में से लगा लेना। मुझे ज़्यादा शौक नहीं है व्यूज़ का कि भैया आपके व्यूज़ आएंगे, ऐसे मजबूर कर दूँ किसी चीज़ के लिए, ऐसा नहीं है ना। आप आराम से पीपीटी से भी सवाल सॉल्व कर सकते हो, बहुत ज़्यादा कोई होशियार बंदा है तो। 10 किलोमीटर्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट। आर की जगह इज लगा दो, रीजन आपके 2-3 बता सकता हूं मैं। पहला इंडिकेशन, बहुत ही शॉर्टली काम करेगा ये, ए लगा हुआ है इज लगा दो, ये बहुत ही शॉर्टली काम करेगा। लेकिन आपका इसको कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। जब भी कोई ऐसा नाउन हो जिसमें यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट होता है, यूनिट्स ऑफ टाइम, यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस, मनी, वेट, तो इनके जो यूनिट्स होते हैं वो प्लूरल में ही होते हैं, क्योंकि इनसे पहले नंबर लगा होता है। जैसे यहाँ पे नंबर लिखा है 10, तो 10 के बाद किलोमीटर्स ही आएगा, बट उसके बाद आप आगे क्या स्टेटमेंट दे रहे हो उसके हिसाब से इसमें वर्ब आती है। क्योंकि कभी कभी यूनिट्स को मिला के एक नाउन बनता है, ये तो नंबर और यूनिट्स दोनों मिला के किसी तीसरे नाउन को रेफर करते हैं, मतलब दूसरे नाउन को रेफर करते हैं। यानी कि 10 किलोमीटर्स इज नॉट अ नाउन, 10 किलोमीटर्स इज अ डिस्टेंस एंड देन डिस्टेंस इज अ नाउन, सो वी कैन डिसाइड अ वर्ब अकॉर्डिंग टू दैट नाउन जो हम इससे बना रहे हैं। जैसे मैंने कहा 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर्स अब एक डिस्टेंस बना रहा है, तो उसको आगे सेंटेंस के अंदर मेंशन किया जाता है। जैसे यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस लगा हुआ है तो डिस्टेंस हो गया। अब यहाँ पे जो वर्ब है एक तरीके से डिस्टेंस के हिसाब से आएगी, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने अपना जो भी सेंस था, जो भी मीनिंग था वो आगे रेफर कर दिया, तो अब आगे जो वर्ब है वो इसके हिसाब से आएगी। अब देख लो ये क्या है, एक लॉन्ग डिस्टेंस अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब लगा दूं, ऐसे करके आपको मार्क करना है। और अगर हम यहीं पर ऐसे लिख देते कि 10 किलोमीटर्स हैज ऑब्लिक है पास्ड, तो वहां पर क्या है कि 10 किलोमीटर्स गुजर गए, आगे कोई डिस्टेंस वगैरह नहीं लिखा, तो इसका मतलब है पहले 1 किलोमीटर निकला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो अलग अलग 10 किलोमीटर्स हो गए, 10 नंबर हो गए। तो वहां पर जो वर्ब आएगी वो यूनिट्स के हिसाब से आएगी, सिंपली। ठीक है बाबू। तो आर की जगह इज आएगा डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ अ मेल स्वेलोज टेल रिवील। ये जो रिवील वर्ब है मेरे भाई, जब भी कोई वर्ब हो उसके बाद एक नाउन हो, उससे पहले एक नाउन हो, बीच में ऑफ हो, तो पहले वाले नाउन के हिसाब से वर्ब आती है। अब यहाँ पे देख लो लेंथ आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो यहाँ पे वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए। बस रिवील में रिवील्स करना है, ऐसा लगा देना है और कुछ नहीं करना, रिवील्स हो जाएगा, सिंपल रिवील्स। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलो रिवील्स कर लो यहाँ पे, ठीक है, ऐसे कर लो, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट, माई फादर डिस्यूडेड मी टू ट्राई फॉर अ जॉब एज ही वॉन्टेड मी टू परस्यू हाई स्टडीज। डिसवेडेड जानते हो, परसुएड का उल्टा होता है डिसवेड। परसुएड मतलब होता है किसी को राजी करना, मनाना, फुसलाना, और डिसवेडेड मतलब होता है धिक्कार देना, चल भाग यहाँ से, है ना। तो उन्होंने मुझे डिसवेड कर दिया टू ट्राई फॉर अ जॉब, किसके लिए, एक जॉब के लिए ट्राई करने के लिए, एज ही वांटेड, क्योंकि वो चाहते थे, मी टू परस्यू हायर स्टडीज, कि वो चाहते थे मैं आगे की पढ़ाई करूं, इसलिए उन्होंने प्राइवेट जॉब के लिए मना कर दिया। ठीक है, मैंने कहा कि मैं एक जॉब कर लूं, पिताजी ने कहा चल भाग यहाँ से, चुपचाप से पढ़ाई कर। तो कौन बताएगा, देखो यहाँ पे बाबू सबसे पहले तो आपको एक प्रेपोजिशन, सूटेबल प्रेपोजिशन लगानी पड़ेगी। जैसे परसुएड का मतलब होता है राजी करना। आपने प्रिवेंट सुना है, प्रिवेंट, जो चीज किसी भी चीज को कंटिन्यू करने से रोकती है उसके साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम लगाते हैं। जैसे मैंने कहा प्रिवेंट, तो प्रिवेंट के साथ में फ्रॉम लगाओगे। आप ऐसे से कितने सारे वर्ड्स में गिना दूं। प्रिवेंट हो गया, देखो एब्सटेन वर्ड होता है, एब्सटेन, रिफ्रेन, डिबार, डिसिस्ट, हिंडर, प्रिवेंट, प्रोहिबिटेड, डिस्क्वालिफाइड, ये डिसवेड, इन सब के साथ आपको डिस्क्वालिफाइड भी होता है, ठीक है।
और इन सब के साथ आपको कौन सी प्रीपोजिशन लगानी होती है, फ्रॉम। जैसे मैंने कहा मैं इस चीज से दूर रहता हूँ, इस चीज से दूर रहता हूँ, मतलब मैं इसको अपने पास नहीं आने देता, तो प्रिवेंट या डिबार या डिसिस्ट कुछ भी लगाओगे सबके साथ फ्रॉम लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिसुएडेड के साथ में भी आपको प्रीपोजिशन फ्रॉम लगाना है, और जैसे ही टू को छोड़ के कोई भी दूसरी प्रीपोजिशन लगाओगे सिर्फ टू को छोड़ के, तो वहां पर आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी पड़ती है, जो कि जेरेंड का काम करती है। जेरेंड आपका नाउन होता है, नाउन इसलिए आता है क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद हमें ऑब्जेक्ट लगाना होता है। प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की जगह या तो नाउन आ सकता है या तो प्रोनाउन आ सकता है, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म जेरेंड होती है जो कि नाउन होता है, और नाउन ही हमारा ऑब्जेक्ट की जगह यूज हो सकता है, वर्ब कभी नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ पे आपको ट्राई की जगह ट्राइंग करना पड़ेगा, टू की जगह फ्रॉम और ट्राई की जगह ट्राइंग। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ही इज मोर स्मार्टर देन। भाई स्मार्टर भी कंपेरेटिव डिग्री ऑलरेडी है, मोनोसिलेबल में ईआर लगा के कंपेरेटिव डिग्री बन जाती है, तो मोर लगाने की जरूरत नहीं है, सुपरफ्लुअस हो गया। क्या हो गया, सुपरफ्लुअस हो गया। ठीक है भाई, कहां पर है गलती, ये रहा, मोर हटा दो, दैट्स इट। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतनी फास्ट चलो कि भाई साहब आपकी कोई स्पीड ही ना मैच कर पाए, क्योंकि जो फास्ट मूवर होता है वही सक्सेसफुल होता है, जल्दी। फर्स्ट मूवर जो पहले आया, 4 साल पहले से तैयारी कर रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता आप कितनी जल्दी तैयारी कर रहे हो, आप चीजों को कितनी जल्दी ग्रैब कर रहे हो। तो चाइल्ड अलोंग विद आ गया भैया, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, एंड एज वेल एज, एंड नॉट, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड्स, लाइक, अनलाइक से दो नाउन जुड़े हैं, एक तो उसके पेरेंट्स हैं, एक बच्चा है, तो आगे जो भी वर्ब आएगी वो पेरेंट्स के हिसाब से नहीं, बच्चे के हिसाब से आएगी। तो यहाँ पे वर्ब की जगह वॉज करना है बच्चे के हिसाब से, ठीक है। वर्ब को हटाओ, वॉज लगाओ, बी वाले पार्ट में गलती है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे चल जाओ। नेक्स्ट, नॉट कंप्लाइंग बाय एनी ऑफ द लॉज कैन लैंड यू इनटू सीरियस ट्रबल। कौन बता रहा है इसका आंसर, बताओ। नॉट कंप्लाई, कंप्लाई, COMPLY, कंप्लाई का मतलब होता है पालन करना, पालन करना। और कंप्लाई के साथ में आपको कोई भी आगे ऑब्जेक्ट लगाओगे, कोई भी आपके ऑब्जेक्ट लगाओ, नियम कानून या कुछ भी, स्पेशली नियम कानून का ही पालन किया जाता है, किसी की आज्ञा का पालन किया जाता है, तो वहां पर आपको प्रीपोजिशन लगानी पड़ती है। ये डायरेक्ट अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं, प्रीपोजिशन लगाते हैं विद, ना कि बाय। तो आपको बाय को हटा के विद लगाना है, दैट्स इट। कंप्लाई के साथ आपको विद लगाना है। नॉट कंप्लाइंग विद एनी ऑफ द लॉ कैन लैंड यू इनटू ट्रबल, सीरियस ट्रबल। अगर आप किसी भी एक नियम कानून को नहीं फॉलो करते हैं, नहीं मानते हैं, तो फिर आपको एक बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। बाय की जगह विद लगाना है, दैट्स इट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, राजा रवि वर्मा वॉज वन ऑफ द फर्स्ट आर्टिस्ट्स, होना चाहिए, आर्टिस्ट्स होना चाहिए, बिकॉज वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर, एंड अगर नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव है तो उस एडजेक्टिव की भी सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले द। तो यहाँ पे देखो, वन ऑफ द फर्स्ट तो ऑर्डिनल नंबर है, ऑर्डिनल नंबर भी एक तरीके से सुपरलेटिव डिग्री का ही काम करता है, ठीक है, मतलब उसी के जैसा होता है। लेकिन यहाँ पे जो नाउन है ये प्लूरल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिस्ट की जगह आर्टिस्ट्स करना पड़ेगा। डी वाले पार्ट में गलती है, हर चीज का लॉजिक होता है, इसमें भी लॉजिक है, क्योंकि एक से ज्यादा होंगे तभी उनमें से एक हो सकता है ना। तो जब भी वन ऑफ लगा होगा तो बहुत सारे में से, एक से ज्यादा में से सिलेक्शन होता है किसी एक व्यक्ति का। द रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन ड्यू टू एन इंक्रीज इन subsidies offered by the government is also seen as a reason to get more educated। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, आप ध्यान से सुनो शुरू से। द रिडक्शन, सबसे खास बात यह है कि देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत ही आसान टॉपिक है, हद से ज्यादा आसान, लेकिन वो टफ तब बन जाता है जब हम उसका सब्जेक्ट नहीं ढूंढ पाते। मेन सब्जेक्ट ढूंढना सीख लो। देखो प्रीपोजिशन के बाद में क्या लिखा है, फर्क ही नहीं पड़ता। देखो पहली बात तो इन द कॉस्ट, कोई दिक्कत नहीं, एक और प्रीपोजिशन आ गई, फिर नाउन, फिर प्रीपोजिशन, फिर नाउन, फिर प्रीपोजिशन, फिर नाउन, फिर प्रीपोजिशन, फिर नाउन, हमें फर्क ही नहीं पड़ता। यहां से लेके यहां तक ये पूरे के पूरे सब्जेक्ट ही है, यहां से लेके सब सब्जेक्ट है। इसको कहते हैं सब्जेक्टिव फ्रेज। ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट पड़ा, यहां से लेके यहां तक सब्जेक्ट है, बाकी प्रेडिकेट है। अब ये जो वर्ब है ना, ये सबसे पहले वाले नाउन के हिसाब से आएगी। आई बात समझ में, देख लेते किसके हिसाब से आ रही है। पहले तो मेन सब्जेक्ट पहचान लो, पहले मेन सब्जेक्ट पहचान लो, ठीक है। शुरू से पढ़ना, ठीक है। यहां पर देखोगे सबसे पहले रिडक्शन,
रिडक्शन के बाद प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट हो नहीं सकता। अब देखो यहाँ वापस चलते हैं, बाय द गवर्नमेंट जो है ना ये पैसिव का सेंस दे रहा है, यहां से चलो वापस, बाय प्लस ऑब्जेक्ट यानी कि हालांकि ये भी ऑब्जेक्ट है तो इसके हिसाब से वर्ब नहीं आएगी। फिर इससे पहले ऑफर्ड, ये सब्सिडीज आपका नाउन है, ये नाउन नहीं है, ऑफर नाउन नहीं है, ये मैं बता दूंगा क्या है, ऑफर क्या है, यहीं पे गलती है, गलती भी मिल गई और सब कुछ मिल गया। लेकिन इसके साथ साथ मैंने एक चीज और आपको बता दी, गवर्नमेंट ऑब्जेक्ट है इस प्रेपोजिशन का, फिर एक और नाउन है इस प्रेपोजिशन के लिए, फिर एक और नाउन है इस प्रेपोजिशन के लिए, ये भी प्रेपोजिशन है, ठीक है, ड्यू टू, फिर एक और नाउन इस प्रेपोजिशन के लिए, फिर एक और नाउन इस प्रेपोजिशन के लिए। लेकिन अब मेन नाउन ये है, रिडक्शन आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, और सबसे पहले लिखा है तो ये सिंगुलर होता है, और सिंगुलर के हिसाब से वर्ब भी यहाँ पर सिंगुलर है, कोई दिक्कत नहीं। गलती यहाँ पर है ऑफर में, ऑफर की जगह आपको ऑफर्ड करना पड़ेगा, रीजन मैं बता देता हूँ, क्योंकि आगे पैसिव वॉइस है, और पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। इसको आप वर्ब मत मान लेना, कुछ लोग कह सर बिना हेल्पिंग वर्ब के मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे आ सकती है, मैंने कहा कभी नहीं आ सकती, लेकिन एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में आ सकती है, क्योंकि पैसिव वॉइस में असल में वो मेन वर्ब नहीं होती, वो बन जाता है एडजेक्टिव। पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वो आपका एडजेक्टिव का काम करता है। यहाँ पर जो ऑफर्ड है वो ऑफर्ड जो है वो एडजेक्टिव बन गया, पैसिव वॉइस में यही होता है। जैसे हैज बीन ऑफर्ड होता तो हैज के साथ बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मेन वर्ब बीन होगी ना कि ऑफर्ड, ऑफर्ड पास्ट पार्टिसिपल बन जाता है, ठीक है। तो ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट होगा, ऑफर की जगह ईडी लगा दो, बस बात खत्म। सी वाले पार्ट में गलती, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़िया सवाल था, मस्त। अनलेस यू डिड नॉट नो योर होमवर्क यू विल बी पनिश्ड सेड द टीचर। बहुत सिंपल है, अनलेस अपने आप में नेगेटिव वर्ड होता भैया, ये खुद ही नेगेटिव, इसके साथ नॉट क्यों लगाओगे? तो नॉट नहीं लगाओगे तो डिड भी क्यों लगाओगे, ठीक है, और डू को हटा के डिड लगा दो। अनलेस यू डिड योर होमवर्क, जब तक तुम अपना काम नहीं कर सकते, मैं तो कहूंगा यहाँ पे डिड भी नहीं आएगा, डू आएगा, क्योंकि यहाँ पे विल लगा हुआ है आगे, ठीक है। तो पूरा हटा दो, डिड नॉट डू सब हटा के सिर्फ डू लगा दो। अच्छा देखो कितना मस्त सवाल है, जब इन तीनों को हटा के हमें डू ही लगाना था तो डू तो ऑलरेडी इसमें दे ही रखा है, यानी कि डू तो यहाँ पे दे रखा है, तो अगर यहाँ पे तीनों को हटाओगे तो दो पार्ट में गलती करनी पड़ेगी। जब डू ऑलरेडी दे रखा है तो इसमें कुछ करना नहीं, सिर्फ ये हटाना है, ये हटाना है डिड नॉट, बस बाकी सब तो लगा हुआ है। क्योंकि अगर डू को भी हटा के फिर डू लगाओगे, जरूरत क्या है? ऑप्शन नंबर डी में गलती है, आंसर आप डी मार्क करो, बात खत्म। बाकी इसमें डू लगा हुआ है तो इसको सबको हटा दो। मतलब थोड़ा लॉजिकल है ना, सोच समझ के बनाते हैं सवाल, तो बस आपको भी सोच समझ के जवाब देना है, वरना तुक्केबाजी में गलत हो जाएगा। डिड नॉट को हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के साथ डू यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, आगे विल प्लस बी वन लगा हुआ है, दैट्स इट। डी वाले पार्ट में गलती, आंसर डी। बढ़िया क्वेश्चन है, मस्त, मजा आ गया। अगला क्वेश्चन बताओगे, देयर इज मैनी मोड्स, देयर इज, कभी भी अगर देयर से सेंटेंस की शुरुआत होती है, मैं आपको बता दूं, देयर के साथ जो भी वर्ब आएगी, इस वर्ब का सब्जेक्ट देयर नहीं होता, क्योंकि ये सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता कभी। देयर सब्जेक्ट कभी नहीं हो सकता, उसका रीजन ये है कि देयर एक एडवर्ब है, और एडवर्ब में भी एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है। और जब भी कोई सेंटेंस एडवर्ब ऑफ टाइम से स्टार्ट होता है तो जो वर्ब आती है वो अपने सब्जेक्ट के हिसाब से आती है, और सब्जेक्ट इसके आगे लगा होता है, इसको हम लोग कहते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन कहते हैं, यानी कि जब भी कोई सेंटेंस है अगर वो एडवर्ब ऑफ टाइम से शुरू होगा तो वहां पर इन्वर्जन बनता है, और यहाँ पे देयर क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो यहाँ पे इन्वर्जन बन रहा है, यानी कि सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है असली सब्जेक्ट। तो देयर के साथ में ये तो एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, ये जो वर्ब है वो इस अपने सब्जेक्ट के लिए आएगी। यहाँ पर ये जो मैनी मोड्स है ना, ये है सब्जेक्ट जो कि प्लूरल है, तो आपको यहाँ पे इस की जगह क्या करना है, आर करना है। और अगर यहीं पे इट होता तो वर्ब सिंगुलर आती, इट के साथ वर्ब सिंगुलर आती है, लेकिन देयर के साथ वर्ब आगे वाले नाउन के हिसाब से आती है, क्योंकि उसका जो सब्जेक्ट होता है वर्ब के बाद चला जाता है, उसको इन्वर्जन हम लोग कहते हैं। और ये एक पूरा कॉन्सेप्ट आप यहाँ से सीख सकते हैं कि जब भी कोई सेंटेंस है एडवर्ब ऑफ टाइम से स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पर जो सब्जेक्ट दे रखा है वो वर्ब के बाद दे रखा होता है, क्योंकि वो इन्वर्जन होता है, तो उसी नाउन के हिसाब से आपको वर्ब लगानी है, मोड्स के हिसाब से वर्ब लगानी है। डी वाले पार्ट में गलती है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट। हैविंग जस्ट टेकिंग, दो आईएनजी फॉर्म कोई सेंस नहीं है, हैविंग के साथ में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है, इसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। ये आपको नॉन फाइनाइट वर्ब के अंदर पढ़ाया जाता है, इसको कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या कहते हैं भैया इसको, परफेक्ट पार्टिसिपल इसको कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे हैविंग जस्ट टेकिंग नहीं, हैविंग जस्ट टेकन,
हैविंग जस्ट टेकन अ हैवी लंच, बहुत भारी लंच में खा के या करके, सी वॉज नॉट रेडी, वो रेडी नहीं हो पाई टू हैव एनी फ्रूट। किस चीज़ के लिए रेडी नहीं थी वो? कुछ भी फ्रूट वगैरह फल वगैरह खाने के लिए, ठीक है, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा, हैविंग जस्ट में कोई गलती नहीं, टेकिंग की जगह टेकन लगाना पड़ेगा। रीजन लॉजिक सब मैंने बता दिया है। पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस V3 आता है, या हैविंग प्लस बीन प्लस V3 आता है पैसिव वॉइस में। द कॉस्ट ऑफ, सिंपली देखो कॉस्ट जो है वो एक नाउन है और आगे ऑफ, तो ऑफ के बाद क्या लिखा है हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। ये भी नाउन है भले ही प्लूरल है कोई दिक्कत नहीं, ये भी नाउन है भले ही प्लूरल है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये वर्ब जो है वो ना तो फ्रूट्स के लिए ना ही वेजिटेबल्स के लिए, वो है कॉस्ट के लिए। और कॉस्ट एक अनकाउंटेबल नाउन होता है जो कि सिंगुलर होता है, तो इसी के हिसाब से यहाँ पे वर्ब आपको लगानी पड़ेगी हैज राइजन अब नॉर्मली दिस मंथ। सो आपको हैव की जगह क्या करना है मेरे बाबू? हैज करना है। सी वाले पार्ट में गलती है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, cows are amongst the gentlest of animals. Cows are amongst the gentlest of animal. None shows more passionate tenderness towards their young. बढ़िया सवाल है, सोचो और जवाब दो। काउज प्लूरल नाउन है, ठीक है। आर अमंगस्ट द जेंटलेस्ट ऑफ एनिमल्स, जितने भी जेंटलेस्ट ऑफ एनिमल्स हैं उनमें से एक है काउज, ठीक है, काउज होती हैं। अब यहाँ पे काउज के हिसाब से आर लगा दिया, ठीक है। नन सोज, वो एक भी नहीं दिखाती है मोर पैशनेट टेंडरनेस टुवर्ड्स देयर यंग। देखो यहाँ पर जो नन है बाबू, नन ये दो से ज्यादा के लिए आता है, बिल्कुल ठीक है। इसके साथ वर्ब आपकी सिंगुलर आती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके साथ वर्ब सिंगुलर आती है नन के हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब नन को आप यूज करते हो, जब नन को आप यूज करते हो, नन ऑफ करके ऐसे करके आगे नाउन लगाते हैं प्लूरल, फिर आगे वर्ब लगाते हैं सिंगुलर, तो यहाँ पे वर्ब इसके अकॉर्डिंग आ रही है। नन का मतलब होता है दो से ज्यादा में से कोई एक। लेकिन जब आप नन के हिसाब से नन के तुरंत बाद नाउन लगा देते हैं, तो देखो नाउन यहाँ पर नाउन नहीं है, डायरेक्ट वर्ब लगाइए। अगर या तो इसके बाद नन के बाद में तुरंत नाउन होता, ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ। आप लोगों ने जो पढ़ा है मैं उसी को सिखा रहा हूँ, और उसके सिखाने के बाद मैं आपके लिए जो है चीज़ अपने आप समझ में आ जाएगी आपको। या तो नन के बाद ऑफ हो, फिर नाउन हो, फिर वर्ब आ जाए, ठीक है, या फिर नन के बाद में डायरेक्ट नाउन हो, कोई बात नहीं, यहाँ पे नाउन लगा दो, तो आगे जो वर्ब है वो भी इस नाउन के हिसाब से आएगी। जब नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, ये भी ठीक है। लेकिन जब आप नन को एक नाउन के लिए यूज कर रहे हो, जो कि पहले यहाँ पे नाउन लिखा और वो प्लूरल नंबर में, तो फिर यहाँ पर भी जो प्रोनाउन है ये भी प्लूरल ही होगा। इसके बाद में जो वर्ब आएगी ये भी प्लूरल होगी, आगे जो प्रोनाउन आएगा वो भी प्लूरल होगा। सोचने वाली बात है बाबू, यहाँ पे जो रटी हुई चीजें हैं अगर आप वही सोच के चले जाओगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नन के साथ तो सर वर्ब सिंगुलर आती है, सोज लगा दिया, तो अगर यहाँ पर सोज लगाए तो फिर यहाँ पे देयर कहाँ से आ गया? जब यहाँ देयर है तो यहाँ पे सोज कैसे आ सकता है? या तो यहाँ पे सो होना चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल, या यहाँ पर कुछ और होना चाहिए। तो यहाँ पर यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस इसमें से हट जाएगा। उसका रीजन मैं बता दूं क्यों। उसका रीजन ये है क्योंकि बाबू यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसलिए आ रही है क्योंकि नन के बाद कोई नाउन नहीं है, ना तो ऑफ लगा के है ना डायरेक्ट है। तो ये जो नन है ये ऑलरेडी एक प्रोनाउन का काम करेगा जो कि काउज के लिए आ रहा है। इसका मतलब हो गया दो से ज्यादा गाय हैं, वो सो नहीं करती हैं, एक भी गाय सो नहीं करती है। मोर पैशनेट टेंडरनेस टुवर्ड्स देयर यंग, तो देयर भी सही है और यहाँ पे सोज की जगह सो हो जाएगा। गलती आपकी इस वाले पार्ट में है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, ऑल्दो देयर आर मोर देन 100 नॉन एलिमेंट्स दे रेयरली ऑकर एट अ प्योर स्टेट। हालांकि 100 से भी ज्यादा एलिमेंट्स हैं, ठीक है। देखो बहुत अच्छा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ कौन बता सकता है इसका। क्वेश्चन नंबर 39, जवाब देना सोच के, सोच ले एक बार, क्योंकि जो चीज आपने सोच रखी है उसी को मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, तभी आपको समझ में भी आता है, ठीक है। देखो हालांकि देयर, अब देखो देयर वही चीज है, ये तो आपका वो हो गया, कंजंक्शन हो गया। देयर आर किसके लिए आ रहा है? मोर देन मतलब ज्यादा है। 100, मोर देन 100 मतलब 100 से भी ज्यादा, ठीक है। अब 100 है प्लूरल, तो आर यहाँ पे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नॉन एलिमेंट्स, उसके आगे यहाँ पे नाउन भी प्लूरल लिखा हुआ है। एक किसके लिए? 100 नॉन एलिमेंट्स, तो यहाँ पे आर एकदम ठीक है। दे रेयरली ऑकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी ठीक है, लेकिन ऑकर के साथ यहाँ प्रेपोजिशन जो ये गलत है। ऑकर एट अ प्योर स्टेट, इन अ प्योर स्टेट होता है, एक
सिचुएशन के अंदर, एक प्योर स्थिति के अंदर, तो यहाँ पे इन लगाना पड़ेगा। सिचुएशन क्या है कि आपकी एक कोई स्टेट है, एक पर्टिकुलर स्टेट हो गई, उसके अंदर जो भी घटना घटती है एक स्थिति के अंदर से, पूरे संसार की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इन अ प्योर सिस्टम होगा, इन अ प्योर स्टेट होगा, एट नहीं होगा। एट तो पॉइंट के लिए आएगा, एक सिचुएशन तो पूरी आपकी एनक्लोज्ड हो गई ना, एक किसी भी एक घटना के लिए, है ना, क्योंकि ऑकर का मतलब होता है कोई घटना घटित होती है। तो यहाँ पे ऑकर इन अ प्योर स्टेट होगा, ना कि एट। एट तो पॉइंट के लिए आता है, तो आपको प्रीपोजिशन चेंज करनी पड़ेगी। सी वाले पार्ट में गलती है, ऑप्शन नंबर सी इसका परफेक्ट आंसर है। यू मे लेफ्ट द क्लास व्हेन यू हैव कंप्लीटेड द टेस्ट। अगर आपने टेस्ट को कंप्लीट कर लिया तो आप क्लास को छोड़ के जा सकते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है। सबसे पहली बात ये हमेशा ध्यान रखना, इतना आसान सवाल आपका पूछा गया है, मॉडल वर्ब के बाद सिंपली बेयर इन्फिनेटिव यूज होता है। बेयर इन्फिनेटिव जिसको हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, ठीक है। इसको कहा जाता है बेयर इन्फिनेटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कभी भी किसी मॉडल वर्ब के बाद ना तो सेकंड फॉर्म आ सकती, ना तो थर्ड फॉर्म आ सकती, ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस आ सकता, ना वर्ब में आईएनजी आ सकता, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओनली, ठीक है बाबू। तो यहाँ पे लेफ्ट कैसे हो सकता है, लीव होना चाहिए, मे लीव। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिख भी रहा है रेड कलर, नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, लीव कर देता हूं, ठीक है। डी वाले पार्ट में गलती, आगे बढ़ो। एंटरिंग द हॉल द शो हैड स्टार्टेड, शो हैड स्टार्टेड, बताओ। मुझे लगता है सेंटेंस अधूरा सा नहीं है। ये सेंटेंस अधूरा लग रहा है मुझे। हाँ नहीं सही है, अधूरा क्यों, सही है, एकदम मस्त सेंटेंस और बढ़िया। अच्छा मैंने आपको एक चीज कभी सिखाई हो, वैसे सिखाई है, जो स्टूडेंट मेरे से अगर 3-4 महीने भी पढ़ा होगा कभी रेगुलरली, चाहे वो यूट्यूब से पढ़ा हो चाहे एप्लीकेशन पर पढ़ा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, उसने मेरे मुंह से एक चीज जरूर सीखी होगी। 3-4 महीने तो पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ उसमें नॉन फाइनाइट वर्ब के अंदर एक डेंगलिंग वाला कॉन्सेप्ट है, और ये चीज मैंने स्पेशली पेड कोर्स में से निकाल के डेंगलिंग वाला एक पार्ट अलग से पढ़ा रखा है। 45 मिनट की क्लास है, वीडियो इसी चैनल पे आपको मैंने डाल रखी है, आप जाकर के सर्च करोगे डेंगलिंग बाय अनिल जादव, तो वहाँ पर डेंगलिंग वाले क्लास होगी। हालांकि उसमें बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं होंगे क्योंकि उस कॉन्सेप्ट को हर कोई टीचर नहीं पढ़ाता है, पढ़ाता होगा तो अलग तरीके से किसी दूसरे टॉपिक में समझाता होगा। मैंने भी पढ़ा रखा है। उसमें क्या होता है कि कोई भी सेंटेंस जब वर्ब की वर्ब की आईएनजी फॉर्म से स्टार्ट होता है तो वहाँ पे सब्जेक्ट हमारा एक होता है। जैसे वहाँ पे सब्जेक्ट आपका एक है, कौन सा सब्जेक्ट है हमारा, ये सो, ये आपका सब्जेक्ट है, और इसके साथ वर्ब दो होती हैं, एक तो वर्ब ये रही हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, ठीक है, एक वर्ब तो ये होगी, तो इसके लिए एक सब्जेक्ट चाहिए। फिर एक वर्ब आपकी ये होती है, इसका भी सब्जेक्ट चाहिए। लेकिन अब देखो दो वर्ब है तो सब्जेक्ट भी दो होने चाहिए, दो वर्ब है तो सब्जेक्ट भी दो होने चाहिए। तो या तो दोनों वर्ब के लिए अलग अलग सब्जेक्ट लगाओ, या फिर दोनों वर्ब के लिए एक ही सब्जेक्ट लगा सकते हो। लेकिन कंडीशन है, अगर एक ही सब्जेक्ट लगा रहा है तो एक ही सब्जेक्ट दोनों वर्ब्स को सेटिस्फाई भी करेगा। जैसे यहाँ पे सो हैड स्टार्टेड, सो स्टार्ट हो चुका था, तो सो स्टार्ट हो सकता है, सो स्टार्ट हो सकता है, सो जो है वो स्टार्ट होने वाले काम को तो सेटिस्फाई कर देगा, क्योंकि सो स्टार्ट हो गया, मूवी स्टार्ट हो गई, गाड़ी स्टार्ट हो गई, कोई भी बात नहीं है, चलता है। लेकिन सो कभी भी हॉल में एंटर नहीं कर सकता। क्या कर सकता है, अगर ये कर लेता है इस काम को तो हम ऐसे ही छोड़ देते, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट वर्ब कुछ भी लगाओ, सही है। लेकिन अगर एक सब्जेक्ट दोनों वर्ब्स को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है तो हमें यहाँ पे अलग से अपना एक सब्जेक्ट बनाना पड़ता है, और वही टेंस के अकॉर्डिंग। टेंस हमारा क्या है, इधर परफेक्ट टेंस बना हुआ है, पास्ट परफेक्ट, कि भैया सो जो है वो स्टार्ट हो चुका था, कब, जब 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 मैं हॉल में एंट्री कर रहा था। तो याद हो आप ऐसे कर लो, बाय द टाइम आई हैव एंटर्ड द हॉल द शो हैड स्टार्टेड, या तो ऐसे कर लो बाय द टाइम आई एंटर्ड द हॉल, ऐसे भी कर सकते हो, दो तरीके से कर सकते हो, बाय द टाइम आई एंटर्ड, या तो आप ऐसे कर लो बस इतना, इसको काट के, या फिर सिंपली आप ये कर सकते हो वाइल आई वॉज एंटरिंग, या तो आप ऐसे कर सकते हो।
जब मैं एंटर कर रहा था हॉल में तो शो स्टार्ट हो चुका था, या फिर बाय द टाइम आई एंटर द हॉल, जब तक मैं हॉल में एंटर करूंगा, या आई की जगह भी कर सकते हो, जब तक हम हॉल में एंटर कर चुके होंगे या करेंगे तब तक शो जो है वो स्टार्ट हो चुका होगा। यहाँ पे एक तरफ सेकंड फॉर्म, यहाँ पे आई की जगह अगर वी कर लोगे तो और अच्छा लगेगा। बाय द टाइम वी एंटर द हॉल, जब हम वहां तक पहुंचेंगे, जब तक हम वहां पे पहुंचेंगे तब तक शो स्टार्ट हो चुका होगा। तो सिंपली आपकी जो गलती है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त। सिंपली यहाँ एंटरिंग को हटा के आपको दो चीजें करनी है जो मैंने ऊपर बताई, ठीक है। सी वाले पार्ट में गलती हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। अब यही चीज दोबारा मुझे नीचे लिखनी पड़ेगी, इसलिए मैंने ऊपर लिख रखा है, वैसे मुझे नीचे लिखना चाहिए था। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। आई डन, कभी भी सब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज नहीं होती। अ लॉट ऑफ वर्क टुडे सी सेड, तो यहाँ पे डिड होना चाहिए था, या आई हैड डन होना चाहिए था, तो डिड हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, सी वाले पार्ट में गलती हो जाएगी। और हैड डन तब तक नहीं करते जब तक उसमें कोई परफेक्शन ना हो। वन ऑफ द बॉयज फ्रॉम आवर स्कूल हैव, कैसे हो सकता है भाई, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, फ्रॉम ये हमारा कुछ नहीं, ये तो प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट है। ये वर्ब जो है वन के हिसाब से आएगी, तो यहाँ पे हैव को हटा के हैज करना है, दैट्स इट, बहुत सिंपल है। ठीक है बाबू, हैव को हटाओ, हैज लगाओ, ऑप्शन नंबर ए विल बी द परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट, स्पीड भाग बहुत खतरनाक वाली रखनी है आपको भी, ठीक है। स्पीड एकदम हैवी रखो, जितनी ज्यादा अच्छी स्पीड होगी उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा। आई कैन स्विम वेरी फास्ट व्हेन आई वाज ओनली 5, यहां पर तो इसने वॉज करके पास्ट दिखा दिया, यहां पर इसने वॉज लगा दिया, पास्ट हो गया, और इधर इसने कैन लगा दिया है जी, प्रेजेंट हो गया। तो जब मैं 5 साल का था तब मैं बहुत तेज स्विम कर लेता था, तो कैन की जगह कुड हो जाएगा। मैं बहुत तेज स्विम कर सकता था, कैन की जगह क्या कर दोगे, कुड कर दोगे, बहुत सिंपल है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ जाओ भैया नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट 45, द मॉडर्न मैन इज बिजी एक्वायरिंग more and more wealth and designing ways to invest it in more sense pleasures। देखो यहाँ पे इन जो है वो आपकी प्रीपोजिशन है, हर बार तो इसका कलर चेंज हो जाता है यार, क्वेश्चन का मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। इन जो है एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद आता है ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट के अंदर एक ही नाउन हो सकता है, दो नाउन नहीं हो सकते। सेंस भी एक नाउन होता है, तो यहाँ पे सेंसुअस करना पड़ेगा, सेंसुअस करना पड़ेगा। सेंसस का मतलब होता है भौतिक, शारीरिक नहीं होता है, थोड़ा कामुक, कामुक प्लेजर में इन्वेस्ट करता है। यानी कि इंसान क्या कर रहा है आजकल, पैसा कमाता है, सक्सेसफुल होता है, और उसको फिर पैसे को पहले तो कमाता है पूरी जिंदगी बर्बाद करके, है ना, फिर उसी पैसे को ऐसे ही सेंसस प्लेजर्स में उड़ा देता है, सेंसस प्लेजर्स में उड़ा देता है। सेंसस का मतलब ही होता है कामुक, जैसे उसके खुद के मतलब शौक शान मौज मस्ती फालतू के कामों में उड़ा देता है पैसा, जीवन बर्बाद करके पैसा कमाता है। द प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद एक प्रीपोजिशन है, उसके बाद चाहे कितने भी नाउन लिखे उससे मतलब नहीं, हमारा मेन नाउन हो जाएगा पहले वाला। तो यहाँ पे जो वर्ब है वो भी इसी मिनिस्टर के हिसाब से आएगी, प्राइम मिनिस्टर एक ही है तो यहाँ पे हैव की जगह हैज हो जाएगा, बहुत सिंपल है। द मिनिस्टर्स से हमें कोई मतलब नहीं है, मिनिस्टर्स भले हमारे प्लूरल है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारी जो वर्ब आएगी वो प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से आएगी, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर हैव लेफ्ट फॉर अमेरिका, तो यहाँ पे हैव को हटा के हैज लगा दो, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, दीपा वॉक डाउन द रोड स्लोली विदाउट लुकिंग एनीबडी। लुक एक ऐसी वर्ब है जो डायरेक्ट अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेती है, लुक के साथ प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। लुक मतलब देखना, अगर लुक के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, लुक के साथ आपको प्रीपोजिशन लगानी ही पड़ेगी। लुक एट लगाओ, लुक बिफोर लगाओ, लुक अगेंस्ट लगाओ, लुक आफ्टर लगाओ, लुक इनटू लगाओ, कुछ भी लगाओ बट लगाओ, और सबके अलग अलग मीनिंग होंगे। लुक आफ्टर देखभाल करना, लुक इनटू जांचना, लुक फॉरवर्ड आगे की सोचना, लुक एट का मतलब घूरना, ठीक है। लुकिंग फॉरवर्ड तो मैंने बता ही दिया। लुक डाउन अपॉन फ्रेजल वर्ब होती है, किसी को नीचा दिखाना, ठीक है। तो लुक एट होगा, लुकिंग एट एनीबडी, किसी बिना किसी की तरफ देखे वो सीधे ऐसी रोड पार कर गई, तो लुकिंग एट एनीबडी होगा। लुकिंग एट, लुक अपने साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेती है।
एनीथिंग दैट आई लाइक, दैट से पहले एनीथिंग है, आई लाइक टू ईट आर। देखो ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन हुआ, यहाँ पे आई के हिसाब से आपने वर्ब लगा दी, लेकिन ये जो वर्ब है ये तो इन्फिनेटिव है, इससे तो कोई मतलब नहीं। ये जो वर्ब है वो किसके लिए आएगी, एंटीसीडेंट के लिए। एनीथिंग सिंगुलर है तो यहाँ पे आर की जगह इज हो जाएगा, बहुत सिंपली, ठीक है। तो आर फैटनिंग नहीं होगा, इज फैटनिंग होगा। ऑप्शन नंबर 20 का परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, द बॉय विच स्टोल द मनी वॉज कॉट बाय द पुलिस। यहां देखो विच जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, स्टोल आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट बॉय है जो कि लिविंग है, तो लिविंग नाउन के लिए हम हु लगाते हैं। द बॉय हु स्टोल द मनी वॉज कॉट, यहाँ पे जो वॉज है वो हु के लिए आ रहा है और स्टोल जो है वो द बॉय के लिए आ रहा है, ठीक है। तो विच की जगह हु लगाना है, दैट्स इट। बी वाले पार्ट में गलती, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सरस्वती कॉलेज हैज मेंटेन्ड इट्स रेपुटेशन एज वन ऑफ द बेस्ट, कॉलेज नहीं कॉलेजेस, वन ऑफ के बाद सुपरलेटिव डिग्री प्लस नाउन प्लूरल प्लस वर्ब सिंगुलर, ये चीज आपके दिमाग में घूमनी चाहिए, ठीक है। तो कॉलेज नहीं कॉलेजेस हो जाएगा, क्या कॉलेजेस, और हैज एकदम सही है क्योंकि वर्ब नाउन प्लूरल लेकिन वर्ब सिंगुलर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, दोज हु फॉलो अ हेल्दी रूटीन इज लाइकली एंजॉयिंग गुड हेल्थ। दोज हु से पहले दोज है, इसी के हिसाब से वर्ब, यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी प्लूरल ये भी प्लूरल। अब देखो एक वर्ब तो यहां पे इसके हिसाब से ले लो, एक वर्ब आपको इसके हिसाब से लगानी पड़ेगी, लेकिन जितनी भी वर्ब लगाओगे प्लूरल ही, क्योंकि ये भी प्लूरल है ये भी प्लूरल है, ठीक है। हु अब से पहले दोज है तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये तो ठीक है, लेकिन आगे जो इज है वो भी तो दोज के लिए है, तो पहले तो ये सारे कचरे को हटाओ यहां से, ठीक है भाई। यहां पर देखो कि ये जो इज है ये किसके लिए, दोज के लिए, और ये जो फॉलो है हु के लिए, क्योंकि दोनों ही प्लूरल है, ये भी प्लूरल है ये भी प्लूरल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये सही है, तो यहाँ पे इसकी जगह बस आपको आर करना है, दैट्स इट, ठीक है। इसकी जगह क्या करोगे भैया, आर कर दोगे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में देखते हैं। व्हेन आई रीच द सिनेमा हॉल, व्हेन आई रीच, वॉइस चेक कर लूं आ रही है कि नहीं आ रही, एक बार देखना वॉइस चल रही है, मतलब कहीं रिकॉर्डिंग क्लास है, पता चले वॉइस बंद हो जाए मैं पढ़ाता रहूं, ठीक है। ओके, पानी की बोतल होगी। When I reached the cinema hall, the movie had already begun, नहीं होता, begin कैसे हो जाए, begin होगा। देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है begin, सेकंड फॉर्म होती है begin और थर्ड फॉर्म होती है begun, ठीक है। begin सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, हेड के साथ थर्ड फॉर्म आती है, बहुत सिंपल सी चीज है। तो begin की जगह begun करना है, दैट्स इट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला बताओ, नेक्स्ट, I am believing, believe is a stative verb, so we can't make continuous tense with these type of verbs like believe हो गया, love हो गया, hate हो गया, like हो गया, dislike हो गया, remember हो गया, forget हो गया। इन सभी verbs का आप ing फॉर्म नहीं बना सकते, बिकॉज ये वर्ब्स ऐसे एक्शंस होते हैं जो किसी के द्वारा नहीं किए जा सकते, ये अपने आप होते हैं। जब इसके ये किसी के द्वारा हो ही नहीं सकते तो इनको आप आईएनजी फॉर्म में नहीं बना सकते। तो यहाँ पे आई एम बिलीविंग नहीं, आई बिलीव हो जाएगा, ठीक है। आई बिलीव होगा, बिलीविंग नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, नो सूनर डिड वी रिसीव, बिल्कुल ठीक है। डिड वी रिसीव कैसे ठीक हो जाएगा बताओ, डिड वी रिसीव कैसे ठीक होगा, ये सब्जेक्ट है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि ये इन्फिनेटिव बन गया तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन नो सूनर के साथ कंजंक्शन आपको कौन सा लगाना है, देन। रीजन सुपरलेटिव डिग्री, सॉरी कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है, कंपेयर डिग्री के साथ देन आता है। तो व्हेन को हटाओ, देन लगाओ THAN, THEN मत लगा देना। मॉडर्न मैन इज कंप्लीटली एंग्रोज इन द मैड परस्यूट ऑफ मटेरियल लीजर्स एंड लग्जरीज। लीजर्स जानते हो, अवकाश, आराम, मौज मस्ती। लग्जरीज तो आप जानते हैं। किसको लगता है इसमें क्या गड़बड़ है, सोच के बताओ। मॉडर्न मैन यानी कि जो आज का आदमी है, इज कंप्लीट, इज तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन इज के साथ अगर आप मेन वर्ब लगा रहे हो तो या तो आईएनजी फॉर्म आना चाहिए, अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस है तो।
और या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, पैसिव वॉइस है तो ऑब्वियसली ये कह रहे हैं मॉडर्न मैन इज कंप्लीटली एंग्रोस, लेकिन ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ तो ना तो आईएनजी है, मतलब ये तो गलत हो गया, या तो आईएनजी लगाओ या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन पैसिव वॉइस बनाओगे ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि वो आजकल मगन हो गया है, एंग्रोस हो गया है, एंग्रोस मतलब लीन हो जाना, इन द मैड परस्यूट ऑफ मैटेरियल लीजर्स एंड लग्जरीज, बस उसके पास आराम से 100 को सान की चीज़ें होनी चाहिए और घर पे पड़ा रहना चाहिए, बस उसको और कुछ नहीं चाहिए। तो एंग्रोस्ड कर लो, पैसिव वॉइस बना दो, ऑप्शन नंबर ए इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, मार्क कर दो। बाकी आपको गलती ढूंढने का तरीका मैंने बहुत बढ़िया से बता दिया। माई ब्रदर हु लिव्ड, तो लिव्ड जो वर्ब है वो इसके हिसाब से आएगी, लेकिन इसका आपका जो एंटीसीडेंट है वो ये है, इन दिल्ली हैज किसके लिए आ रहा है, वो भी ब्रदर के लिए आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे सेकंड फॉर्म है और यहाँ पे ये प्रेजेंट है, तो गलत नहीं हो जाएगा, हैज रिटन मी अ लेटर, तो यहाँ पे हैज नहीं हैड होना चाहिए, या सेकंड फॉर्म लगा दो, रोट कर दो, हैड रिटन की जगह, सॉरी या तो हैड रिटन कर दो नहीं तो रोट कर दो, ठीक है, लेकिन गलती आपको पता चल गई कि कहां पर है। आप हैज दोनों को हटा के रोट भी कर सकते हो, रोट अ लेटर, माई ब्रदर हु लिव्ड इन दिल्ली रोट अ लेटर, रोट मी अ लेटर, मुझे एक लेटर लिखा, या तो ये कर दो या नहीं तो फिर ये कर दो, रोट ज्यादा सही रहेगा, सेकंड फॉर्म। बी वाले पार्ट में गलती, आंसर बी। नेक्स्ट, no least than 50 participants were present for the singing competition, no least than नहीं, no less than होगा। रीजन सर, रीजन बहुत सिंपल है, एक वर्ड होता है लिटिल, लिटिल की पॉजिटिव डिग्री लिटिल होती है, कंपेयर डिग्री लेस होती है, और लीस्ट होती है आपकी सुपरलेटिव डिग्री, क्या सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड पॉजिटिव डिग्री, और नो के बाद आगे देन भी तो लगा हुआ है बाबू, देन लगा हुआ है यानी कि ऑब्वियसली कंपेयर डिग्री की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे लेस्ट, लीस्ट को हटा के लेस लगाना पड़ेगा, नो लेस देन 50, अच्छा लेस भी नहीं आएगा, लेस भी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा फ्यूअर देन, यहाँ पे फ्यूअर देन आएगा, फ्यू की कंपेयर डिग्री फ्यूअर, फ्यूअर और फ्यूएस्ट। सर फ्यूअर क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे 50 पार्टिसिपेंट है, काउंटेबल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो भाई काउंटेबल नाउन के लिए आता है फ्यू और अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है लिटिल, तो सिंपली लीस्ट की जगह आपको क्या करना है, फ्यूअर करना है, ठीक है, पूरा सेंटेंस पढ़ोगे तो और अच्छे से आंसर कर पाओगे। सी वाले पार्ट में गलती, आंसर सी हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल्स नीचे लिखे हुए हैं, ओपन स्टडी गुरुकुल इंग्लिश बाय अनिल जादव, ये जरूर ज्वाइन करना। इंस्टाग्राम अगर आप चलाते हो तो अनिल जादव इंग्लिश करके मुझे फॉलो कर लेना, 26,000 फॉलोवर्स हो गए हैं आपके बिना, तो आप जल्दी से जुड़ के और बढ़ा देना। द ओल्ड मैन डिड नॉट वांटेड कैसे हो जाएगा भैया, अगर किसी भी सेंटेंस में डू, डज या फिर डिड, तीनों हेल्पिंग वर्ब में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब आती है तो इनके साथ जो भी मेन वर्ब आप लगाओगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओनली वांट हो जाएगा मेरे भाई, समझे, वांटेड को हटा दो, वांट लगा दो, सी वाले पार्ट में गलती है, आगे बढ़ जाओ। लूसी हैज ऑलरेडी कट द केक, लूसी ऑलरेडी हैड ऑलरेडी कट द केक व्हेन वी रीच्ड, हैज नहीं होगा, हैड होगा, क्योंकि ये पास्ट बनाना पड़ेगा। देखो जब हम पहुंचेंगे पार्टी हॉल में तब तक लूसी जो है केक काट चुकी होगी। जब सेंटेंस के अंदर दो एक्शन होते हैं, फर्स्ट एक्शन सेकंड एक्शन, तो भाई पहले एक्शन को हम परफेक्ट में बनाते हैं और दूसरे एक्शन को हम सिंपल सेंटेंस में बनाते हैं। अगर पास्ट है तो पहला एक्शन पास्ट परफेक्ट में, दूसरा सिंपल पास्ट में, और अगर फ्यूचर है तो पहला फ्यूचर में, फ्यूचर परफेक्ट में, और दूसरा एक्शन सिंपल प्रेजेंट में। अब ये कह रहा है जब तक हम वहां पे पहुंचेंगे तब तक लूसी केक काट चुकी होगी। कट की तीनों फॉर्म एक जैसी होती हैं तो ये थर्ड फॉर्म होगी, हेड आ जाएगा। सी वाले पार्ट में गलती, आगे बढ़ जाओ। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ साइंटिस्ट इज, भाई साहब वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल है, सुपरलेटिव डिग्री भी है, ऑफ के बाद जो भी नाउन है उससे मतलब नहीं है, वर्ब भी यहाँ पे दे रखी है, वन के हिसाब से सब कुछ ठीक है। दैट इज, दैट है कि हिज डिस्कवरीज, उसकी जो डिस्कवरीज हैं एंड इन्वेंशंस आर यूटिलाइज्ड टू ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। बाप रे, कौन बता रहा है 60 नंबर का? यहां पे सोच समझ के जवाब दीजिएगा। देखो
ये जो दैट है, इसके बाद में दैट हिज डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस आर यूटिलाइज्ड। हमको लग रहा है बाबू, हमको लग रहा है कि ये जो आर है वो इन्वेंशंस और डिस्कवरीज के लिए आ रहा है, लेकिन हम भूल गए हैं कि यहाँ पर ये भी तो एक शब्द है साइंटिस्ट, इसकी वर्ब कहाँ है? एक बात बताओ, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में से एक यह है कि उसकी जो डिस्कवरीज हैं और इन्वेंशंस हैं आर यूटिलाइज्ड टू ओवरऑल डेवलपमेंट। अच्छा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सही तो है यार, है? सही लग रहा है, बट इसमें सोचने वाली बात क्या है? हाँ ओके ओके, सही है यार, सही तो है। नहीं नहीं नहीं, ये सही है, इज भी सही है, आर भी सही है। यहाँ पे गलती हो सकती है, किस में हो सकती है? नो एरर तो ऑप्शन ही नहीं है। देखो मैं बताता हूँ, इसमें कुछ तो होगा। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ साइंटिस्ट इज दैट हिज डिस्कवरीज एंड यूटिलाइज टू नहीं होगा, टू नहीं होगा भाई। मतलब उसके लिए जो बहुत सारी जिम्मेदारी हैं उनमें से एक ये होती है कि उसकी जो डिस्कवरीज और इन्वेंशंस हैं वो यूटिलाइज होने चाहिए, फॉर होना चाहिए भाई। टू कैसे हो जाएगा? फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, उसके राष्ट्र के पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ही उनको यूटिलाइज किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे टू की जगह फॉर करना पड़ेगा। बहुत सिंपल है यार, सिंपल तो नहीं, कठिन है। सिंपल नहीं कहूंगा, कठिन कहूंगा, क्योंकि यहाँ पे प्रपोजिशन का क्वेश्चन हमेशा ही कठिन बनता है। Those who are late they will not be allowed inside the classroom, ये सिंपल सा फंडा है भाई। जो लेट आएगा क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी आपको। तुम आए थे 10 मिनट लेट। Those who are late, those और who दो प्रोनाउन है यहाँ पे, एक ये है एक ये है। इसके लिए वर्ब आ गई, इसकी वर्ब और ढूंढनी है आपको, कहाँ है? ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। They will not be allowed inside the classroom, अगर आप लेट आए तो तुमको भी कल से नहीं मिलेगी, ध्यान रखना तुम भी। तो बताओ भाई कौन होगा इसमें करेक्ट आंसर? मतलब क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? दे विल नॉट बी अलाउड इनसाइड द क्लासरूम। क्यों? सही है भाई। देखो दोस्त के लिए हु के लिए आपका आर आ गया, दोनों ही प्लूरल हैं। ठीक है, विल जो है वो इस दे के लिए आ रहा है, विल के बाद नॉट है, बी है, अलाउड है, इनसाइड द रूम, एवरीथिंग इज ओके। अलाउड इनसाइड द रूम, अंदर एंट्री नहीं मिलेगी, सिंपल है। ठीक है, दोज हु आर लेट फॉर दोज हु आर लेट दे विल नॉट बी अलाउड, who are late they will not be allowed inside the room। सही है, नो एरर, नो एरर होगा। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा भाई, डी होना चाहिए। विल नॉट बी अलाउड, सब कुछ ठीक है। आगे चलो, एवरीवन एक्सेप्ट सी। देखो ये है पूरा सब्जेक्ट ही, यहाँ प्रीपोजिशन से पहले जो प्रोनाउन है उसके हिसाब से वर्ब लगानी है। यहाँ पे आपको हैव की जगह हैज लगाना है, बहुत सिंपल है। ये तो सिंपल है, सच में सिंपल है। हैव की जगह हैज हो जाएगा, बहुत सिंपल है। ऑप्शन नंबर ए। आगे चलो, वी हैड अ लॉन्ग डिस्कशन एट अ कप ऑफ टी। एट कैसे हो जाएगा? एट तो पॉइंट के लिए आता है, एट पॉइंट के लिए आता है, ओवर होता है। एक कप चाय के ऊपर हमने बहुत लंबा डिस्कशन किया, ओवर अ कप ऑफ टी होगा, ना कि एट। एट पॉइंट ऑफ प्लेस के लिए आता है। एट किसके लिए आता है? एट किसके लिए आता है? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। नेक्स्ट, द बोथ चिल्ड्रेन गो टू द सेम स्कूल। दोनों ही बच्चे सेम स्कूल में जाते हैं। कौन बता रहा है इसका जवाब? कभी भी आपको किसी सेंटेंस में ऐसी चीजें मिले देखने को, मैं बता देता हूं कॉन्सेप्ट, ध्यान रखना। और ये मैं बता चुका हूं, अगर आपको ऑल मिलता है या फिर ऑल या बोथ, दोनों में से कोई भी वर्ड हो, तो कभी भी इनके बाद में ही आपको डिटर्मिनर लगाने, चाहे वो ए हो या एन हो या द हो या कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव हो, कुछ भी हो। पॉजिटिव एडजेक्टिव जैसे कि माय, अवर, योर, हर, इज, इनसे पहले मत लगा देना, यहाँ मत लगाना कुछ भी, इसके बाद लगाते हैं। जैसे यहाँ पे बोथ से पहले लगा दिया, तो इसको यहाँ लगाना है, बोथ द चिल्ड्रन होगा, ना कि द बोथ चिल्ड्रन। ठीक है, हाँ ये रहा, द को हटाओ, यहाँ पे लगा दो बस, बोथ दी चिल्ड्रन होगा। 2020 के सवाल चल रहे हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला, ऑल
एम्प्लॉयज ऑफ द नेशनल शुगर फैक्ट्री डिफर फ्रॉम देयर बॉस ऑन द मेडिकल एंड पेंशन पॉलिसी। देखो, ऑल एम्प्लॉयज ऑफ द नेशनल शुगर फैक्ट्री के जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो डिफर करते हैं, डिफर फ्रॉम, है ना, देयर बॉस ऑन द मेडिकल एंड पेंशन पॉलिसी। हाँ जी, यहां पे नेशनल शुगर फैक्ट्री जो आपके ऑफ के बाद लिखी है वो तो आपका हो गया सिंगुलर, ठीक है, हाँ, लेकिन डिफर के साथ फ्रॉम, डिफर फ्रॉम सही तो है, ऑल एम्प्लॉयज ऑफ, ऑल द एम्प्लॉयज, ठीक है, ऑल एम्प्लॉयज ऑफ द नेशनल शुगर फैक्ट्री डिफर फ्रॉम देयर बॉस, बिल्कुल ठीक है, नो एरर, पर इसमें है नहीं, नो एरर नहीं लगाएंगे इसमें। डिफर के साथ में फ्रॉम आता है, डिफर और डिफरेंट के साथ, लेकिन यहां पर अपना जो मुद्दा है बॉस ऑन द मेडिकल एंड पेंशन पॉलिसी, तो यहाँ पे आपको ये प्रेपोजिशन हाँ चेंज करनी पड़ेगी, विद लगाना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंट फ्रॉम के बाद आपको ओपिनियन या कुछ भी लगाना होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिस चीज से आप डिफर कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे तो पहले नाउन लिखा है, अपने बॉस से बिल्कुल कटते हैं। दो चीजें हैं, फ्रॉम लगाओगे कोई चीज है, विद लगाओगे पर्सन है, सिंपल सी बात है। डिफर के साथ यहाँ पे ये चीज सीख लो, डिफर या डिफरेंट के साथ, डिफर या डिफरेंट के साथ अगर आप लगा रहे हो फ्रॉम तो लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कोई चीज लिखनी पड़ेगी, थिंग, नॉन लिविंग थिंग। लेकिन अगर यहाँ पे कोई पर्सन का नाम लिखा हुआ है, डिफर या डिफरेंट, डिफर हो या डिफरेंट हो, ठीक है, आप लिख लेना, डिफर हो या डिफरेंट हो, इसके बाद आपको यहाँ पे विद लगाना पड़ेगा, कब, जब आगे किसी पर्सन का नाम लिखा होगा, समबडी या समवन। पर्सन है तो विद और चीज है तो फ्रॉम, बहुत सिंपल सी चीज है। ये काफी सारी प्रीपोजिशंस में ऐसे कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं, जैसे कि बाय और विद हो गया, विद आएगा नॉन लिविंग के लिए, बाय आएगा लिविंग नाउन के लिए, और एंग्री एट, एंग्री विद होता है, एट होता है समथिंग चीज के लिए, और एंग्री विद होता है पर्सन के लिए, सिखाया जाता है। सी बिहेव्स इन सच अ कॉर्डियल, इन अ सच अ कॉर्डियल कैसे हो जाएगा, इन सच अ कॉर्डियल मैनर होता है, इन सच अ कॉर्डियल मैनर, ठीक है, तो यहाँ में इन सच अ होगा, सॉरी ये तो ए सही है, ये वाला ए हट जाएगा, सी वाले पार्ट में गलती है, आगे बढ़ो नेक्स्ट। द फेमस ऑथर एंड एक्टर, दो लोग हैं, एक तो ऑथर है एक एक्टर है, और फेमस एक ही बार लगा है, आर्टिकल भी एक ही बार लगा है, तो यहाँ पे जो आर है ना ये इज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक ही व्यक्ति है, इज बीइंग ऑनर्ड एट अ फंक्शन टुडे, एक ही व्यक्ति है, वही ऑथर है वही एक्टर है, क्योंकि एक ही बार डिटर्मिनर लगा हुआ है, तो आर की जगह इज कर दो बस, डी वाले पार्ट में गलती है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, ही मैरिड विद अ रिच हेयर्स, देखो मैरिड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है यानी कि एक्टिव वॉइस है, और एक्टिव वॉइस में मैरिड के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं, पैसिव वॉइस में टू लगाते हैं, एक्टिव वॉइस में तो कोई प्रीपोजिशन लगानी ही नहीं है, नो प्रीपोजिशन विद मैरिड, ठीक है, मैरिड और रिच हो जाएगा, विद हटा दो, और पैसिव वॉइस होता तो टू लगा देते। द प्रेजेंट व्हाट आई बाय, द प्रेजेंट व्हाट आई बाय फॉर यू यस्टरडे was very expensive, oh my god, कितना बढ़िया सवाल है। the present what I buy for you yesterday was very expensive, जो प्रेजेंट मैंने आपके लिए खरीदा है या मैं खरीदता हूं, for you yesterday was very expensive, कितना बढ़िया सवाल है, बस इसमें ये कॉमा लगाना भूल गए, कौन सोच के बता रहा है इसका सही जवाब क्या हो सकता है। पहली चीज तो यहाँ पे कॉमा लगाना भूल गए, जिसकी वजह से सेंस गड़बड़ा रहा है, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, ये यस्टरडे जो है वो आगे हो जाएगा, क्योंकि वॉज जो है वर्ब है तो उसके लिए सब्जेक्ट चाहिए, तो यहाँ पे कॉमा लगना हो, लेकिन कॉमा छोड़ो, आप यहाँ पे गलतियों पे ध्यान दो, यहाँ पे जो वॉट है इसकी जगह विच या दैट यूज करना पड़ेगा, या तो विच या तो दैट, ठीक है, वॉट कैसे आ सकता है भाई, यहाँ पे दैट आएगा या विच आएगा, द प्रेजेंट विच आई बाय, जो प्रेजेंट अभी मैं खरीदता हूँ तुम्हारे लिए, तो अभी की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात हो रही है, तो भाई यहाँ पे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ वॉट यूज नहीं होगा, विच होगा या दैट होगा, दोनों ही आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली नहीं, विच लगा लो दैट लगा लो, कुछ भी लगा लो। यस्टरडे वॉज वेरी एक्सपेंसिव, वो चीज कल आपके लिए बिल्कुल क्या हो जाएगी, यस्टरडे वॉज वेरी एक्सपेंसिव, वो पास्ट बहुत ही कैसा था, महंगा था, तो सिंपली यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन की गलती है, आप यहाँ पे विच लगा दो या दैट लगा दो बस, वॉट नहीं आएगा, वॉट का मतलब होता है जिस चीज, तो यहाँ पे जिस चीज का सेंस नहीं है, जो या जो की का सेंस है, जो प्रेजेंट में अभी आप खरीदता हूँ वो पास में कैसा था, महंगा था।
ही वेंट टू वर्क बट रिटर्न बैक, रिटर्न बैक, रिटर्न, ऐसी कोई भी वर्ब जिसमें आर ई री लगा होता है तो री का मतलब होता है वापस, दोबारा। तो री वाले वर्ड के साथ ना तो कभी आपको बैक वर्ड का यूज करना है, ना ही आपको अगेन वर्ड का यूज करना है, कभी नहीं। जिस भी वर्ब में री लगा होता है, री, रिटर्न, रीगेन, रीस्टार्ट, है ना, रिपीट, रिकॉल, किसी भी वर्ड के साथ बैक और अगेन वर्ड कभी भी गलती से यूज मत करना, ठीक है। तो यहां से बैक हटा दो, बहुत सिंपली बस। सुपरफ्लुअस कहते हैं इनको, सुपरफ्लुअस, या स्लैंग भी कह सकते हो। प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन, वर, देखो हाफ ऑफ, वन थर्ड ऑफ, लॉट्स ऑफ, मेजोरिटी ऑफ, 10% ऑफ, है ना, प्लेंटी ऑफ, 10% ऑफ, 5% ऑफ, मेजोरिटी ऑफ, इन सब के साथ में जो आगे नाउन लिखा होता है ना, ये वाला जो नाउन है, उसी हिसाब से आपको वर्ब लगानी। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो अनकाउंटेबल नाउन है जो कि सिंगुलर होता है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। वॉज हो जाएगा वर्क की जगह, वर्क की जगह क्या हो जाएगा भैया, वॉज हो जाएगा, बी वाले पार्ट में गलती हो जाएगी, आंसर आपका बी, ठीक है। नेक्स्ट, एज अ लिटिल चाइल्ड शी वॉज अफ्रेड फ्रॉम, अफ्रेड फ्रॉम नहीं अफ्रेड ऑफ होता है भाई, अफ्रेड के साथ फ्रॉम कैसे आ जाएगा, अफ्रेड ऑफ होता है, डार्कनेस से डरना, वॉज अफ्रेड ऑफ डार्कनेस। नेक्स्ट, गलती भी टिक करते चलना, अफ्रेड के साथ ऑफ कहां पर, ये रहा, फ्रॉम की जगह ऑफ करना है, डी वाले पार्ट में गलती है। नेक्स्ट, इफ अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन आर पुट इन द मिल्क, पुट इन द मिल्क इट हैज टर्न्ड सोर, देखो अगर कुछ बूंदें आप डाल देते हो लेमन की, कहां पे, दूध में, तो वो क्या हो जाएगा, सोर हो जाएगा, यानी कि खट्टा हो जाएगा, यानी कि फट जाएगा, ठीक है। तो पहली चीज तो यहाँ पे देखो, इफ अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन आर पुट इन द मिल्क इट हैज टर्न्ड सोर, इट हैज टर्न्ड, ये क्या होता है, देखो अगर यहाँ पे प्रोसीजर बताया जा रहा है कि अगर आप मिल्क में कुछ बूंदे, कुछ ड्रॉप्स लेमन की डाल देते हो, डाली नहीं है अभी, डाल देते हो, ये प्रोसीजर बताया जा रहा है, जनरल ट्रुथ या फिर एक एक्शन बताया जाता है, प्रेजेंट में एक्शन बताया जा रहा है। तो आगे यहाँ पे आपने, अभी तो आपने बताया कि अगर डालते हो, कंडीशन है यहाँ पे, इफ लगा दिया, इफ लगा दिया भी काम कंप्लीट नहीं हुआ, अगर करते हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, यानी कि लिंकिंग वर्ब है, तो आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर भी तो प्रेजेंट इंडेफिनिटी होना चाहिए, परफेक्ट कैसे बना दोगे, टर्न्स हो जाएगा, टर्न्स सोर, टर्न्ड नहीं टर्न्स होगा। नेक्स्ट, गलती कौन से वाले पार्ट में, इन दोनों को हटा दो, टर्न्स लगा दो, सी वाले पार्ट में गलती है। नेक्स्ट, मोहन डिड नॉट वेंट, डिड के साथ सेकंड फॉर्म नहीं, डिड नॉट गो हो जाएगा, ठीक है, डिड नॉट गो, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। वी मस्ट गेट दिस पोस्ट एंड एज सून एज, सॉरी सेंड, सॉरी, वी मस्ट गेट दिस पोस्ट सेंड, सेंड नहीं, गेट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, पैसिव वॉइस का सेंस देगा, सेंट हो जाएगा। देखो अगर किसी भी सेंटेंस में गेट वर्ब है तो इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल यूज करना है, ठीक है, ये पैसिव वॉइस का सेंस देता है, याद रखना, या तो बी वर्ब हो या तो गेट हो, इनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो ही वो पैसिव वॉइस बनता है, ठीक है, पैसिव वॉइस। तो गेट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल, तो यहाँ पे सेंड की जगह सेंट हो जाएगा, ठीक है भाई, डी वाले पार्ट में गलती है। नेक्स्ट, सीता हैज नो टेस्ट इन क्लासिकल डांस, सीता का कोई टेस्ट नहीं क्लासिकल डांस में, तो टेस्ट के बाद यहाँ पर, टेस्ट के बाद जो प्रेपोजिशन है, आप टेस्ट इन कब आता है, जब एनक्लोज्ड एरिया होता है, कोई चीज है उसके अंदर, जैसे लेमन के 2 ड्रॉप डाले हैं किसमें, मिल्क में, तो मिल्क के अंदर डाल दिया। आपका जो टेस्ट है वो किसी म्यूजिकल डांस में कैसे हो सकता है, उसमें क्लासिकल डांस में कैसे हो जाएगा, तो उसका कोई टेस्ट नहीं है फॉर क्लासिकल डांस, फॉर आना चाहिए ना कि इन, तो इन की जगह आपको प्रेपोजिशन, इसीलिए तो यहाँ पे अकेला प्रेपोजिशन की अलग से गलती बना रखी है। द बिग शिप सैंक एंड एवरीवन अब्रोड ड्राउंड, अब्रोड और अबोर्ड दोनों में अंतर होता है, अब्रोड और अबोर्ड में दोनों में अंतर होता है, तो याद रखना। हाँ, या तो देखो अबोर्ड कर लो, अबोर्डेड, ठीक है, अबोर्ड का मतलब होता है ऊपर चढ़ना, और एक होता है अब्रोड, ये होता है विदेश, ठीक है, या तो अबोर्ड होता है,
तो अबॉर्डेड हो जाएगा, या फिर ऑन बोर्ड भी कर सकते हो। ऑन बोर्ड, ऑन बोर्ड का मतलब होता है बोर्डिंग हाउस। सुना है आपने? बोर्डिंग हाउस छोड़ो, बोर्डिंग, बोर्डिंग पास तो सुना होगा, बोर्डिंग पास। अब बोर्डिंग पास होता है क्या, जैसे आप शिप पे, पानी के जहाज पे या हवाई जहाज पे जब चढ़ते हो तो वहाँ पे आपको एक बोर्डिंग पास मिलता है कि चलो आपको टिकट मिल गई, बोर्डिंग पास मिल गया, इससे आप चढ़ जाओगे। तो बोर्डिंग पास, बोर्ड का मतलब ही होता है जहाज पर चढ़ना, जहाज पर चढ़ना होता है। तो या तो ऑन बोर्ड हो सकता है या तो बोर्डेड हो सकता है। जो भी उस पर चढ़े हुए थे, एब्रोड को हटा के या तो ऑन बोर्ड कर लो, एवरीवन ऑन बोर्ड, बोर्ड, या फिर एवरीवन अबॉर्डेड, अबॉर्डेड कर सकते हो, वो भी सही है। अबॉर्डेड, जितने भी लोग उस पर चढ़े हुए थे वो भी डूब गए और शिप तो डूब ही गया। सैंक शिप के हिसाब से एकदम सही है। नॉन लिविंग के लिए सैंक आता है और लिविंग के लिए ड्रॉन आता है। तो आपको करना क्या है बाबू, यहाँ पे अब्रोड की जगह, ये तो विदेश ही होता है, विदेश, अब्रोड मतलब विदेश, तो यहाँ पे ऑन बोर्ड कर दो या अबॉर्डेड कर दो, ठीक है, अबॉर्डेड। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इट्स रेनिंग, इट इज रेनिंग हैवीली, सो यू शुड टेक एन अम्ब्रेला बट यू विल गेट वेट। बट कैसे आ जाएगा? बट का मतलब होता है लेकिन। वो कह रहा है कि अगर बारिश तेज हो रही है लेकिन तुम एक अम्ब्रेला लेके जाओ। नहीं नहीं, अगर बारिश हो रही है तो तुम एक अम्ब्रेला लेके जाओ लेकिन तुम भीग जाओगे। अरे फुद्दू, बारिश तेज हो रही है तो अम्ब्रेला लेके जाओ, नहीं तो तुम भीग जाओगे। नहीं तो, नहीं तो मतलब अदरवाइज, नहीं तो अदरवाइज, अदरवाइज होगा। बट कैसे आ जाएगा? बट का कोई सेंस ही नहीं है। अदरवाइज यू विल गेट वेट, यू विल गेट वेट। वेट की तीनों फॉर्म एक जैसी होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, वाई शुड ऑलवेज वी हैव टू वेट फॉर हर टू जॉइन अस। क्यों हमें हमेशा उसका वेट करना पड़ता है उसको हमारे साथ जुड़ने के लिए? ऑब्वियसली यार, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हमें, मतलब जो हमें वेट करा देते। तो वाई शुड ऑलवेज वी हैव, वाई शुड ऑलवेज वी हैव। देखो ये जो ऑलवेज है ये किसके लिए काम कर रहा है, सबसे पहले चेक करो। ऑलवेज किसके लिए काम कर रहा है? सबसे पहले ये तो देखो, ऑलवेज मेन वर्ब के लिए काम करता है। तो यहां से ऑलवेज हटा के यहां लिखना पड़ेगा, जिसके लिए काम करेगा उसी के बगल में लिखना पड़ेगा ऑलवेज, ये हो जाएगा। वाई शुड वी, हेल्पिंग वर्ब के बगल में सब्जेक्ट होना चाहिए और फिर मेन वर्ब होनी चाहिए। अगर मेन वर्ब का कोई क्वालिफायर तो यहाँ पे लिखा जाएगा एडवर्ब, ये इसके लिए काम करेगा, ये दोनों साथ में रहेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस की यही पहचान है। तो ऑलवेज को हटा के यहां करना पड़ेगा वी के बाद, बस। तो गलती आपकी सी वाले पार्ट में, गलती कहां होगी? सी वाले पार्ट में। द प्राइम मिनिस्टर होल्डिंग इज द इंपॉर्टेंट, इज द इंपॉर्टेंट नहीं, यहां पे इज आ जाएगा, इज होल्डिंग, और द इंपॉर्टेंट नहीं, एन इंपॉर्टेंट होगा। इकलौती वही इंपॉर्टेंट मीटिंग नहीं, और भी बहुत सारी हो सकती है, इंडेफिनिट आर्टिकल आएगा। द प्राइम मिनिस्टर इज होल्डिंग एन इंपॉर्टेंट मीटिंग। सबसे पहली चीज, इज को होल्डिंग से पहले लिखना पड़ेगा, वर्ब, मेन वर्ब पहले लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब बाद में लिख दिया, तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखना पड़ेगा और द की जगह एन भी करना पड़ेगा। याद रखना, डी वाले पार्ट में गलती है। आगे चलो, सीजीएल मेंस के सवाल है 2019, जिसमें मैंने 195 मारे थे 200 में से, जब 200 नंबर की इंग्लिश आती थी 2019 में। ये आपका पैटर्न अभी बदला है 2022 में आके, और 2022 में भी हमने मेंस में 135 में से 135 लाए हैं, ये आप लोगों को देखने को मिलता होगा हमारे थंबनेल पे, ठीक है। वो एक अलग बात है, वर्दी पहन के फोटो नहीं खिंचाया, ठीक है, लेकिन नंबर पूरे लाए। She is a great cook. She is a great cook, has her own blog on YouTube and was followed by 1 lakh viewers. देखो, she is a great cook, वो बहुत ही अच्छी कुक है। Has her own blog, और उसका खुद का एक ब्लॉग है on YouTube and was followed by 1 lakh viewers. वो फॉलो की जाती है किन के द्वारा? 1 लाख व्यूअर्स के द्वारा। लेकिन आप एक बात बताओ, इसमें कोई दिक्कत है? दिक्कत मैं बताता हूँ। यहाँ पे वॉज है, यहाँ पे इज है, यहाँ पे हैज है, ठीक है। हैज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मान लो लिंकिंग वर्ब है। कौन है भैया?
और यहाँ पर पास्ट कर दिया, तो यहाँ पे इज होना चाहिए, बहुत सिंपल सी बात है। हैज फॉलोड से पहले जो वॉज है इसकी जगह इज कर दो, डी वाले पार्ट में गलती। नेक्स्ट, लास्ट इवनिंग माई फ्रेंड टेल्स, लास्ट इवनिंग पिछली रात मेरे दोस्त ने कहा, अरे टोल्ड मी होगा भाई, द फनी जोक दैट आई हैव एवर हर्ड। टोल्ड भी कह सकते हैं, क्रैक्ड भी कह सकते हो, क्रैक्ड द फनी जोक, क्रैक्ड मी नहीं, टोल्ड मी होगा, क्रैक्ड के बाद तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। टोल्ड मी द फनी जोक, देखो पास्ट टेंस का स्टेटमेंट है तो पास्ट में ही तो बनेगा भाई। एक चीज बताओ, उसने कहा लास्ट इवनिंग, ये पास्ट का ही तो एक एडवर्ब है, पास्ट का ही तो एक टाइम है। कुछ स्मेल सी आ रही है। द बर्थ ऑफ अ गर्ल ब्रिंग, देखो ऑफ से पहले वाला जो नाउन है वो है अनकाउंटेबल नाउन, बर्थ जन्म, ठीक है। तो यहां पे इस जन्म के लिए वर्ब कौन सी आ रही है बताइए। जो जन्म है ना एक लड़की का, वो लेके आता है बहुत ज्यादा खुशियां, या लेके आता है या लेके आया। द बर्थ ऑफ अ गर्ल, या तो ब्रॉट लगा लो तो भी ज्यादा बढ़िया है, ब्रॉट कर लोगे तो भी अच्छा, नहीं तो ब्रिंग्स भी कर सकते थे, बट ब्रिंग नहीं हो सकता। ब्रिंग्स हम इसलिए नहीं करेंगे, इसमें से भी हम इसको प्रेफर करेंगे इसके बजाय। वैसे गलती ब्रिंग्स में भी नहीं होगी, बट सेंसिबली देखोगे तो ब्रॉट होगा, क्योंकि उसके घर एक जन्म ले चुकी है एक बच्ची, उसकी वजह से बहुत मतलब खुशियां आ गई नेहा के घर में, तो ब्रॉट हम लगाएंगे, बढ़िया सवाल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ब्रिंग तो आएगा ही नहीं, ब्रॉट लगाओ इसमें, क्योंकि खुशियां आ चुकी हैं, बच्चे ने जन्म ले लिया है। मेंस के क्वेश्चन हैं सारे। दिस समर आई हैव मेट डाउन a lot of interesting people. I have met down, डाउन लगाने की क्या जरूरत थी, I have met down का क्या सेंस है बताओ। I have met होगा, बहुत सिंपल यार, मैं कितने सारे लोगों से मिल चुका। I have met down का क्या मतलब है, इस समर मैं मिल चुका हूं बहुत सारे इंटरेस्टिंग पीपल, मतलब बहुत सारे इंटरेस्टिंग लोगों से। सिंपली आपको कुछ नहीं करना, मैट के बाद डाउन लगाने का कोई सेंस ही नहीं है, कोई ही मतलब नहीं है दूर दूर तक, ठीक है। टीयर 2 के क्वेश्चन है सारे के सारे जबरदस्त, आज तक का सबसे, अभी तक पिछले 6 साल में सबसे बढ़िया जो पेपर है वो 2019 का लगता है मुझे। मैं खुद पेपर में बैठा हूं, मैंने स्कोर किया है, और इसलिए स्कोर फुल स्कोर नहीं किया है कि मैं वो पेपर आसान था, पेपर बहुत अच्छे लेवल का है। और उस लेवल, उस 2019 में जितने बच्चों ने पेपर दिया है भाई, आदित्य रंजन सर ने 18 में दिया था, 19 वाला पेपर उनसे पूछना कितना जबरदस्त था, बहुत जबरदस्त पेपर था, अच्छे सवाल थे, बढ़िया क्वालिटी कंटेंट के साथ, बढ़िया क्वेश्चंस के साथ बनाया था। और उसमें भी मैंने स्कोर इसलिए अच्छा कर पाया क्योंकि उस टाइम पे मेरा एम ही यही था कि चाहे कुछ भी हो, मेरा मेंस प्री नहीं निकला था 18 वाला खैर ऐसे ही दिया था मैंने, क्योंकि उस टाइम पे मेरी मतलब मेरा मन नहीं था सच बताऊं, 18 वाला मैंने ऐसे दिया था, बट प्री में मेरे नंबर ठीक थे, 18 में थोड़े थे बट ठीक थे। मेंस में मैंने कहा कि जो लोग सिलेक्शन लेके पढ़ाते हैं, मेरे सर ने कहा था कि सिलेक्शन लेके पढ़ाने में अलग अलग मजा है, तो उस टाइम में मेरा पूरा एम था, मैं एक एस्पिरेंट की असली जिंदगी जी रहा था, तो मैंने जी जान लगा दी थी उस पेपर में, बहुत अच्छा पेपर बढ़िया आया था। उसी टाइम पे मैं टीचिंग भी कर रहा था, तब टीचिंग में तो यार आप इंग्लिश में जबरदस्त स्कोर आता है। तो आई वोंट बी हियर नेक्स्ट वीक एज आई एम गोइंग टू मुंबई टू अ कॉन्फ्रेंस। मुंबई टू अ कॉन्फ्रेंस, अरे टू मुंबई तक तो ठीक है, अगर आप कहीं जा रहे हो, आपकी कोई डेस्टिनेशन है, तो वहां पर तो आप टू लगा लो। देखो डेस्टिनेशन के लिए टू लगाते हैं, डेस्टिनेशन के लिए टू लगाते हैं, लेकिन फॉर लगाते हैं पर्पस के लिए। अगर आप आगरा जा रहे हो तो आगरा के लिए टू लगा दो, आई एम गोइंग टू आगरा टू अ कॉन्फ्रेंस, नहीं फॉर अ कॉन्फ्रेंस होगा। मुंबई से पहले आपने टू लगा दिया ठीक है, बट यहां पर टू नहीं आएगा, यहां पर फॉर आएगा, फॉर अ कॉन्फ्रेंस। आपको पर्पस दिखाना है कि मैं कहीं पर भी जा रहा हूं तो क्यों जा रहा हूं, क्या पर्पस है, टू का कॉन्फ्रेंस की जगह फॉर अ कॉन्फ्रेंस लगाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, आई एम रियली बोर्ड, आई एम रियली बोर्ड नहीं, आई एम रियली गेटिंग बोर्ड होगा, या फिर आई एम रियली बोरिंग होगा, क्योंकि या तो पैसिव वॉइस बना दो या तो एक्टिव वॉइस बना दो। लेकिन इसमें और भी तो देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। आई एम रियली बोर्ड, ठीक है, मैं बोर हो गया था। ऑफ दिस मूवी से व्हेन आई वाज, व्हेन वाज इट एंड, देखो इसमें दूसरी भी गलती है ना, यहाँ पर चलो इन्होंने डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के पैसिव वॉइस बना दी, लेकिन यहाँ पे एक और गलती ये है, व्हेन वाज इट सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ठीक है,
या हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मतलब वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है। और एंड हो जाएगा आपका, ये कब खत्म होगी, व्हेन वाज इट एंड, व्हेन वाज इट एंड कैसे सही होगा बताओ। देखो, मैं बोर हो रहा हूं, आई एम रियली बोर्ड, मैं बोर हो रहा हूं, ये मूवी कब खत्म होगी, कब खत्म होगी मतलब ये पूछ रहा है अभी कब खत्म होगी, व्हेन विल इट नहीं होगा, व्हेन विल इट एंड। पहली बात तो यहाँ पे देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ये एंड, ये वॉज के साथ में एंड कैसे आ सकता है, पहली गलती। यहाँ पे वॉज को हटा के विल करना पड़ेगा। और इसमें एक और गलती जो मुझे लग रही है वो ये है कि आई एम रियली गेटिंग बोर्ड होगा, ये होना चाहिए। अगर पैसिव वॉइस ही बना रहे तो बोर्ड भी वैसे पैसिव वॉइस बन जाता है, बट गेटिंग बोर्ड होना चाहिए। लेकिन गलती असली उधर है, व्हेन विल इट एंड, ये कब खत्म होगी वो साफ साफ पूछ रहा है। और यहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस लिए बनाया क्योंकि इधर सेंटेंस खत्म हो गया है एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ। तो फिलहाल गलती आपके डी वाले पार्ट में है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन ये, आई एम गोइंग टू द एयरपोर्ट टू रिसीव्स, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी सिर्फ, ना सेकंड फॉर्म, ना एस एस, ना आईएनजी, कुछ नहीं। ठीक है, तो रिसीव्स नहीं रिसीव होगा, टू रिसीव होगा ना, पर्पस दिखाना है, 2+V1, ऑप्शन नंबर सी। डज एन इंग्लिश एग्जामिनेशन बिगिन, भाई इंग्लिश एग्जामिनेशन एक ही होता है, इट इज अ पर्टिकुलर नाउन, पर्टिकुलर नाउन है भाई, पर्टिकुलर एग्जामिनेशन है। तो यहाँ पे एन क्यों लगा रहे हो, द लगाओ। डज द इंग्लिश एग्जामिनेशन बिगिन, डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। देखो एन नहीं लगाएंगे, द लगाएंगे, क्योंकि डेफिनेट आर्टिकल डेफिनेट नाउन के लिए आता है, और डेफिनेट नाउन ही है आपका इंग्लिश एग्जामिनेशन। इंग्लिश एग्जामिनेशन एक ही होता है। तो आपको करेक्ट आंसर कहां करना है, एन को हटा के द लगाना है, दैट्स इट, सिंपली। डी वाले पार्ट में गलती है, करेक्ट आंसर आपका डी है। टेलीग्राम चैनल ओपन स्टडी गुरुकुल है, इंग्लिश बाय अनिल जादौन है, और ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। आई यूज टू गोइंग कैसे हो सकता है, पहली बात तो आई यूज टू गोइंग होगा, आई यूज्ड होगा, और टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई यूज टू गो होगा। पूरा पार्ट बता देता हूं, देखो आई यूज टू गोइंग पूरा हटाना पड़ेगा, आई यूज टू गो हो जाएगा। यूज टू जो है वो आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, जो पास्ट की हैबिट को शो करेगा, पास्ट हैबिट को बताने वाला जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। आई यूज टू गो फॉर मॉर्निंग वॉक, मैं मॉर्निंग वॉक पे जाया करता था, व्हेन आई वाज लिविंग इन देहरादून, जब मैं देहरादून में रहता था, ठीक है, व्हेन आई वाज, ठीक है बाबू। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, यूज टू गोइंग हो जाएगा, है ना, यूज्ड टू गोइंग, यूज टू गो, सॉरी, डी वाले पार्ट में गलती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ भैया। अगला क्वेश्चन भी देखो, मेंस के सवाल हैं सारे। व्हाट शैल वी डू ऑन आवरसेल्व्स दिस इवनिंग, ऑन आवरसेल्व्स कैसे हो जाएगा, हम एक दूसरे के साथ मिलके आज क्या कर रहे हैं इस इवनिंग, ऑन आवरसेल्व्स मेरे ऊपर क्या कर रहे हैं आज हम लोग, व्हाट शैल वी डू क्या करने वाले हैं मेरे ऊपर, हमारे ऊपर, ऊपर नहीं, हम साथ में मिलके क्या करने वाले हैं इस इवनिंग, तो विद होगा, व्हाट शैल वी डू विद आवरसेल्व्स दिस इवनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप बताओ, कहाँ है, हाँ ऑन को हटा के विद लगाना है, बी वाले पार्ट में गलती, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ जाओ। इंस्टीड ऑफ स्टडिंग इन होम आई वेंट टू माई फ्रेंड्स हाउस, इंस्टीड ऑफ के बजाय, स्टडिंग एट होम घर पे पढ़ाई करने के बजाय मैं चला गया अपने दोस्त के घर पे, अपने घर पे पढ़ाई करने के बजाय मैं चला गया दोस्त के घर पे, इन होम नहीं एट होम होता है, घर पे पढ़ाई नहीं हो रही थी इसलिए मैं घर अपने दोस्त के घर चला गया, तो एट होम होना चाहिए। अगला बताओ, ही लाइक्स टू पुट ऑल द गार्बेज इनटू अ ब्लैक स्मॉल बैग, ही लाइक्स टू पुट ऑल द गार्बेज बताओ, आपने पढ़ा होगा कि एक नाउन से पहले कई सारे एडजेक्टिव आ जाते हैं, तो उनको एक प्रॉपर सीक्वेंस में लगाया जाता है। वो पसंद करता है डालना सारे कचरे को इनटू अ ब्लैक, कलर हो गया, स्मॉल साइज हो गया, जबकि साइज पहले आता है कलर बाद में आता है, तो स्मॉल पहले आ जाएगा, स्मॉल ब्लैक बैग, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लैक स्मॉल नहीं होगा, स्मॉल ब्लैक होगा, ठीक है। डी वाले पार्ट में गलती है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, हाई लेवल सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर द
फोर्थ कमिंग विजिट टू अ जापानीज प्राइम मिनिस्टर। अ जापानीज प्राइम मिनिस्टर या द जापानीज प्राइम मिनिस्टर? कितने जापानीज प्राइम मिनिस्टर हैं? पर्टिकुलर है भाई, एक ही तो होगा, है कॉमन सी बात है। कितने प्राइम मिनिस्टर होते हैं किसी भी देश के? एक होता है। विजिट, और यहाँ पे टू की जगह पे भी ऑफ लगाना है, क्योंकि इस विजिट पे पोजीशन है किसका? जापानीज प्राइम मिनिस्टर का, ना कि टू। विजिट टू लगा दोगे तो जापानीज प्राइम मिनिस्टर तक हो जाएगा, तक नहीं, जो भी फोर्थ कमिंग विजिट है जापानीज प्राइम मिनिस्टर की, तो ऑफ होगा प्लस द होगा, ठीक है। टू को भी हटा के ऑफ कर दो और ए को हटा के द लगा दो। डी वाले पार्ट में गलती है। नेक्स्ट, I had a hard time paying the drivers as I had only hundreds rupee note. Only hundreds rupee note. 100 rupee note होगा, 100 rupees note नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ रही है चीजें कि नहीं आ रही है? हाँ, 100 हंड्रेड्स नहीं, 100 रुपी नोट्स, और यहाँ पे ओनली ए और लगाना पड़ेगा, ओनली ए 100 रुपी नोट, क्योंकि नोट आपका सिंगुलर है, और इससे पहले डिटर्मिनर तो लगाना ही पड़ेगा, बिना डिटर्मिनर के नाउन नहीं लिखा जाता एडजेक्टिव के साथ, ठीक है। सो गलती ये हो जाएगी, ओनली अ, हंड्रेड्स नहीं होगा, 100 होगा, रुपी नोट हो जाएगा, बी वाले पार्ट में। आई हैड टू गो टू द डॉक्टर बिकॉज आई वॉज नॉट बियर द पेन इन माई टीथ। मान लीजिए मेरे दांत में दर्द हो रहा है तो मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, क्यों? अगर मैं झेल सकता हूं तो नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर मेरे से नहीं झेला जा रहा तो मुझे जाना पड़ेगा। तो ये कह रहा है मुझे जाना पड़ा डॉक्टर के पास क्योंकि आई वॉज नॉट बियर, आई वॉज नॉट बियर, आई वॉज नॉट बियर, आई वॉज नॉट गो। कैसा लगेगा आई वॉज नॉट गो अगर बोलूं तो? आई वॉज नॉट गो नहीं, या तो आई वॉज नॉट बियरिंग हो सकता था, बट गलत हो जाएगा। आई कुड नॉट बियर होगा, क्या? आई कुड नॉट, मैं नहीं सहन कर पा रहा था, नहीं सहन कर सका, आई कुड नॉट बियर, बियर ठीक है। मैं सहन नहीं कर सका, क्या नहीं सहन कर सका? पेन मेरे दांत में, तो कुड आना चाहिए, आई कुड नॉट बियर द पेन। पास्ट में मेरी एबिलिटी के बाहर था, जब भी एबिलिटी की बात होती है तो कैन और कुड का यूज करते हैं कि नहीं करते हैं, सिखाया था। तो यहां पर आपको करना क्या है बाबू? वॉज की जगह कुड हो जाएगा, या फिर आप ये भी कर सकते हैं आई वॉज नॉट एबल, आई वॉज नॉट एबल टू बियर, एबल टू लगा दो, आई वॉज नॉट एबल टू बियर, मैं काबिल नहीं था सहन करने के उस दर्द को, या फिर आई कुड नॉट बियर, दोनों में से कुछ भी एक लगा लो। टू राइट अ पोएम आई नीड अ पेन, अ डायरी एंड ऑल्सो अ क्वाइट प्लेस, नॉट द क्वाइट प्लेस। जब सबसे पहले ए लगा है तो आपको यहां पर भी ए लगाना पड़ेगा। लॉजिक सिंपल है, आर्टिकल डिटर्मिनर जो भी है वो आपको इंडेफिनिट केस में लगाना है, क्योंकि सब कुछ इंडेफिनिट है। प्लेस बहुत सारे हो सकते हैं, पेन बहुत सारे हो सकते हैं, डायरी बहुत सारी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ों में से जब किसी एक चीज़ को हम सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर आर्टिकल ए और एन लगाते हैं। आई डोंट लाइक मूवीज हु हैज़ एन अनहैप्पी एंडिंग। मुझे वे वाली मूवीज नहीं पसंद है जिनकी अनहैप्पी एंडिंग होती है। तो पहली बात तो हु का जो एंटीसीडेंट है वो नॉन लिविंग है, तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा विच, और हैज की जगह करना पड़ेगा हैव। विच हैव एन अनहैप्पी एंडिंग, जिनकी अनहैप्पी एंडिंग होती है, ठीक है। और विच की जगह दैट भी लगा सकते हो, विच और दैट दोनों आते हैं नॉन लिविंग नाउन के लिए, ठीक है ना। तो हु हैज को हटा के विच या दैट प्लस हैव, ठीक है। ए वाले पार्ट में गलती है। 100 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे हम इस क्लास में। इट टेक्स मी 1 hour to get to work in the morning in weekday. It takes me 1 hour to get to work in the morning in weekday. जो weekdays होते हैं ना उसमें मुझे 1 घंटा लगता है तैयार होने में। तो इन weekday नहीं होगा, इन weekday नहीं होगा, on weekdays होता है। पहली बात तो on प्लस टाइम आता है। टाइम में कौन कौन सी, चाहे डे हो या डेट हो, डे और डेट के लिए प्रेपोजिशन कौन सी लगाते हैं हम? ऑन लगाते हैं। तो ऑन वीकडे होगा, ना कि इन। पहली बात तो यहां से इन हटाओ, ठीक है, इसकी जगह ऑन कर देना, और साथ के साथ ऑन वीकडेज लगाओगे ज्यादा बढ़िया रहेगा। ऑन वीकडेज, जो वीकडेज होते हैं ना, ऑन वीकडेज, तो इन वीकडेज नहीं होगा, ऑन वीकडेज हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, नो वन इन्फॉर्म, देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और नो वन सिंगुलर है, तो गलती तो आपको साफ साफ मिल गई कि यहाँ फर्स्ट फॉर्म तो नहीं आनी, ये तो गलत है। तो गलती आपको मिल गई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए।
अब आगे देख लो, यहाँ पे वर्ड पास्ट है तो यहाँ पे पास्ट ही कर दो कि ज्यादा भलाई है। नो वन इन्फॉर्म्ड मी, मुझे किसी ने भी इन्फॉर्म नहीं किया, सिंपली। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बाबू, नेक्स्ट। हैविंग बीन अ स्टूडेंट, हैविंग बीन अ स्टूडेंट एक्टिविस्ट वंस अ पॉलिटिशियन नेवर फॉरगेट दोज डेज। एक पॉलिटिशियन कभी भी नहीं भूलता उन दिनों को जब वो एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट हुआ करता था, या एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट होने के नाते कभी भी उन दिनों को नहीं भूलता है। तो यहाँ पे आप देखोगे नेवर फॉरगेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और पॉलिटिशियन कौन है भैया, सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो गलती वैसे भी मिल गई। तो यहाँ पे भाई पूरा सेंटेंस यहाँ पे भी आप, ऐसा तो है नहीं कहीं पे पास्ट का ऐसा टाइम हो, तो हम प्रेजेंट में यस लगा देंगे, नेवर फॉरगेट्स, वो कभी नहीं भूलता। और ऊपर से नेवर एक ऐसा एडवर्ब है जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जो कि अपने साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट ही लेता है। तो भैया यहाँ पर आपको करना पड़ेगा नेवर फॉरगेट्स, कभी नहीं भूलता है। ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। इसमें देखो ऊपर लिखा हुआ दिख रहा होगा एक चीज, ये ऑल 5 ईयर्स। हाँ, इस फाइल में 5 साल के क्वेश्चंस हैं। ये पार्ट 1 मैंने आपको कराया जिसमें 100 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट करे। अगर आप लोग कमेंट करोगे कि हाँ सर इसको कंटिन्यू करो और हमें ऐसे ऐसे और भी क्वेश्चंस करा दो, तो देखो कितनी बड़ी फाइल है मेरे पास, पिछले 5 साल के सारे क्वेश्चंस हैं इसमें। अभी टाइम हमारा थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो क्योंकि एक साथ इतनी लंबी मैं क्लास नहीं ले पाता, क्योंकि मेरी सुबह से बहुत सारी क्लासेस होती हैं, ठीक है। हाँ, मेरी बहुत सारी क्लासेस होती हैं, तो उसके चक्कर में क्या है कि गला काम करना बंद कर देता है, ठीक है। तो अभी अगर आपको चाहिए कि सर मुझे ऐसी ही क्लासेस और भी चाहिए एग्जाम से पहले, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके, तो मैं आपको और ऐसी ऐसी एरर डिटेक्शन की भी क्लास दूंगा। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक की चाहिए कि सर नहीं हमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट की क्लास भी दे दो, या फिर किसी फिल इन द ब्लैंक की दे दो, फ्रेजल वर्ब की दे दो, आपको जो क्लास चाहिए आप मेरे से मांग लो, मैं आपकी क्लास रिकॉर्ड करके यहाँ पे डाल दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो इसमें अभी हम लोग ने कितने क्वेश्चंस कंप्लीट करे हैं, 100 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। सेशन को अभी के भी लाइक कर दो, फटाफट करो, और कमेंट छोड़ के जाओ जो कुछ भी बोलना है, या तो क्लास अच्छी लगी होगी, बेकार लगी होगी, कोई टॉपिक चाहिए, कोई क्लास चाहिए, नेक्स्ट क्लास किस पे होनी चाहिए, सब कुछ जो भी चाहिए आप कमेंट करके बताओ। दोस्तों को शेयर कर दोगे, जो नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। दोनों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, किसी तरह की जानकारी चाहिए, किसी भी चीज़ से, कोर्स रिलेटेड, गुरुकुल से रिलेटेड, आप क्वेश्चन नंबर्स पे कॉल मैसेज करके जानकारी ले सकते हो, ठीक है। दोनों नंबर मेरे पास रहते हैं, तो डायरेक्ट बात आपकी मेरे से होगी। उम्मीद है कि आपको क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और बहुत मज़ा आया होगा। अगर ऐसी ही क्लास और चीज़ का पार्ट 2 तो जल्दी से कमेंट कर देना, मैं आपको पार्ट 2 क्लास कल ही प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, शुक्रिया।